हमारे मेरे कॉलेज के सीनियर थे, सर्वेश उनका नाम था, वो उस दुनिया में नहीं है, बट उन्होंने मुझे एग्जैक्टली बताया कि प्रिया कैसे र और र कैसे बोला जाता है। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप किसी का मजाक बना रहे हो ना, तो भाई उसको बताओ तो कि कैसे बोला क्या गलती हो रही है। हाँ, मतलब आपने बोल दिया कि तुम र और ड में तुम्हारी दिक्कत है, तुम उसको जब तक बताओगे नहीं कि भाई कैसे ठीक करे, तब तक भाई तुम्हारे बोलने से क्या फायदा। सही बात तो है। सिर्फ गलती दिखाओ मत, गलती को सुधारने में उस व्यक्ति की मदद करो। तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रिया र और ड ऐसे बोला जाता है, मतलब र बोलते तो ऐसे बोलते और र बोलते तो उसको बिल्कुल उससे घुमा के बोलते हैं चीज को। तब मैं समझी कि भाई कैसे बोलते हैं। उसके बाद फिर मुझे सहारा से हमारे एक प्रोफेसर थे, हमारे कॉलेज में पढ़ाते थे, वो सहारा में सीनियर प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि एंकरिंग करेगी क्या। मैंने बोला जी सर, क्यों नहीं करूँगी, आज सहारा हम ना फ्रेश फेसेस को हम ढूंढ रहे हैं, तो तुम एक बार आ जाओ। तो मैं गई वहाँ पे, और हमारे कॉलेज के 3 लोग वहाँ पर ऑलरेडी आए हुए थे। बोल देते हैं कि चलो ठीक है, कोई एक चैनल एक पर्टिकुलर पार्टी की खबरें दिखा रहा है। आप सोचो कि उसी पर्टिकुलर पार्टी को देश की जनता ने चुना है और उसी का प्रधानमंत्री बनाया है, वो देश की जनता को ने चुना है। अगर कोई चैनल है उसी पर्टिकुलर पार्टी की कोई खबर दिखा रहा है, वही देश की जनता है जो उस चैनल की टीआरपी को बढ़ा रही है, और उस चैनल को पता है कि भाई ये जनता हमें देख रही है, उसका टारगेट ऑडियंस तो वो है। अगर आपको नहीं पसंद तो चैनल चेंज कर लीजिए, किसने आपको रोका है। अगर मान लो आपको लगता है कि एक सर्टेन न्यूज चैनल है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लाइंड है, तो आप चेंज कर लो ना, आपके पास रिमोट है, आप चेंज क्यों नहीं करते। आप किसी चैनल को गाली देने से अच्छा आप दूसरा चैनल देख लो। लेकिन अगर आप नहीं देख रहे हो तो उस चैनल का कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो जीत में जो मजा है ना वो नहीं है, तो सीख जो मिलती है ना कि हारना बहुत जरूरी है। अगर आप हारेंगे नहीं जिंदगी में तो जीतने का मजा नहीं आएगा। और फिर ये भी है कि आपकी जब जीत तभी होगी, वैसे लोगों को अपने आसपास रखो जो लोग आपके सक्सेसफुल होने पर, जो लोग आपके अचीवमेंट पर ताली सिर्फ ना बजाए, वो सिर्फ ये ना बोले कि वाह यार क्या कर दिया। वैसे लोगों को अपने साथ रखो जो कि आपके अचीवमेंट के बाद जब वो आंसू आते ना आपकी आंखों में कि अपने स्ट्रगल के बाद मैंने ये हासिल किया है, उस व्यक्ति को आपके हर आंसू की कीमत मालूम हो, उस व्यक्ति को देखा हो सब कुछ, कि वो व्यक्ति भी महसूस करे कि यार ये आंसू क्यों है मैं जानता हूँ, और वो व्यक्ति संघर्षों में जिसने आपके आंसू पोंछे हो, वैसे लोगों के साथ रखो। तो आजकल लोगों को लगता है कि यार बड़े 10-15 दोस्त हो जाएंगे मेरे तो वो सोसाइटी है मेरा एक रौला बन जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आपके ए भाई और मेरी प्यारी बहनों, ये पॉडकास्ट ना धमाका बा। लोगों को गॉसिप और इधर उधर की बातें जानने में बहुत दिलचस्पी रहती है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे किसने किससे शादी कर ली, किसका किससे चक्कर चल रहा है, सब चीजें लोगों को जानने में बहुत दिलचस्पी रहती है, और ये काम न्यूज चैनल्स बेखूबी से निभाते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही बड़े न्यूज चैनल से एक धमाकेदार आवाज और दमदार पर्सनालिटी जुड़ी हैं, जिनका नाम है मिस प्रिया सिन्हा जी, एक्स मिस पटना, NBA अवॉर्डी और भारत 24 लाइव चैनल का जाना माना चेहरा। मिस प्रिया सिन्हा जी ने मीडिया की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, अपना नाम कमाया है। इस पॉडकास्ट में आप लोग ये जानेंगे कि उनकी कहानी क्या है, उनका अनुभव क्या है, और उनके साथ साथ उनकी प्रेरणा क्या है, जिनसे शायद आप लोगों को जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरणा मिल सकती है। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि ये केवल एक बातचीत नहीं है, ये केवल एक बातचीत नहीं है, लेकिन ये एक यात्रा है सपनों से हकीकत तक की। सबसे पहले वेलकम मैम, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम to come as a guest in a podcast and सबसे पहले बिना किसी संकोच के मैं बोलना चाहती हूँ कैमरा को देखकर कि बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। मतलब जब आप आए, आपने एंटर किया, जैसे काफी लोगों को ये नहीं पता होगा लेकिन आप पटना से बिलोंग करते हैं, बिहार से। माना जाता है, जैसे हम देखते हैं न्यूज चैनल्स पर पटना और बिहार के लोग होते हैं, इतनी खूबसूरत वहाँ पे न्यूज एंकर्स बैठी होती हैं। ऐसा भी होता है कि लोग कभी कभी न्यूज देखना छोड़कर ये देखते हैं कि हाँ चलो अच्छी लग रही है, कोई भी न्यूज है भाड़ में गई, पहले इनको देखते हैं। होता है ऐसा?
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गुंजन फॉर दैट वंडरफुल इंट्रोडक्शन। जी। और हाँ, मैं पटना से हूँ। अच्छा, बहुत लोग मुझसे ये कहते हैं कि जब से मैं दिल्ली आई हूँ, तुम पटना से हो, लगती नहीं हो कि तुम पटना से हो। अच्छा। मुझे पता नहीं सब आता कि लोगों को कैसे, मतलब लोग जब सोचते होंगे कि कोई बिहार का है तो उनके मन में कैसी छवि होती होगी, लोग कैसे सोचते होंगे कि कोई बिहारी कैसा दिख सकता है। मतलब आप सोचो ना कि जैसे बिहारी का नाम लेते तो आप सोचते हैं कि क्या वो मजदूर होगा क्या। हालांकि वो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग पूरे दुनिया का बोझ हम लोग लेकर के चलते हैं। लेकिन फिर आप सोचते हैं कि कोई बिहारी कैसा हो सकता है। आपकी सोच जहां तक जाएगी और उसके आगे आप किसी को जब देखते हो तो आपको लगता है कि ए भाई, बिहारी इतना सुंदर हो सकता है क्या। अच्छा। तो ये मेरे साथ बहुत होता है। अच्छा, आपने जिस बात का अभी आपने जिक्र किया कि कोई टीवी पे देखेगा तो ऐसा सोचेगा कि यार न्यूज जाए भाड़ में, हमें तो एंकर को देखना है। सब बहुत होता है। और मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे साथ नहीं, जितने भी फीमेल एंकर है सबके साथ होता है। कई बार तो लोगों से पीछे छुड़वाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया के दौर में आजकल लोग इतने पीछे पड़ जाते हैं कि बड़ी दिक्कत हो जाती है। तब आपको लगता है कि यार खामखा आप इतने सुंदर हो। अच्छा, नहीं होना चाहिए। नहीं, मतलब होना चाहिए आपको। बट जब लोग बिल्कुल साइको की तरह आपके पीछे पड़ जाते हैं तो आपको लगता है कि यार क्यों ही ऐसा है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि लोगों को भी समझना होगा कि अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो आप उसको दूर से बैठ करके आप निहारिए, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करेंगे तो उस इंसान के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मतलब देखिए और टीआरपी बढ़ाइए न्यूज चैनल्स की। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी। आप हमेशा लोगों से बातचीत करती हैं, आपने पॉडकास्ट की आपने बातचीत करी है काफी नामदार लोगों के साथ। आज मुझे एक अवसर मिला है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपसे प्रश्न पूछूंगी और आप उनके उत्तर देंगे। हो सकता है शायद आप भी मेरे से प्रश्न पूछें। तो ये हम देखते हैं कि काफी बार न्यूज एंकर्स को सेलेब्स या स्टार्स की तरह देखा जाता है। जब हम टीवी पर देखते हैं उनको तो इतना, मतलब हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप स्टाइलिस्ट, क्यों जरूरी होता है? मतलब हेयर ऑन पॉइंट होना चाहिए, मेकअप ऑन पॉइंट होना चाहिए, कितना जरूरी है ये इन द फील्ड ऑफ मीडिया इंडस्ट्री? एक्चुअली लोगों का एक परसेप्शन बन गया। हम लोग भी जब इस इंडस्ट्री में हैं और अगर मैं मेकअप के साथ लोग मुझे देखते हैं तो कहते हैं यार नॉर्मल, सोशल मीडिया पे भी अगर कोई पिक्चर डाल दो, आप कोई वीडियो आप डाल दो तो लोग कहते हैं कितना मेकअप इसने किया है। लेकिन मैं आज इस पॉडकास्ट के जरिए लोगों को कहना चाहूंगी कि देखो, हम एंकर्स हम चाहते नहीं कि इतना मेकअप थोप करके बैठे। हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आप जब स्टूडियो पे रहते हो तो बहुत सारी लाइट्स होती है और मेकअप के जरिए हमारी जो स्किन है वो बचती है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि वहां पर कम से कम कुछ ठीक से दिखे। अगर वैसे नॉर्मल आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप टीवी बंद कर देंगे और उसके बाद हमारा स्किन बहुत ज्यादा डैमेज होगा। तो हम इसीलिए मेकअप वो करते हैं। हालांकि वो भी सही नहीं है। आप मोस्टली जितने भी एंकर्स को देखोगे, इवन मैं भी, अगर जरूरी नहीं होता तो मेकअप नहीं करते। तो भले लोग कुछ भी सोचे कि एंकर है या फिर अगर कोई लेडी है वो मेकअप करेगी, ऐसा नहीं है भाई। हम लोग मेकअप ज्यादा नहीं करना पसंद करते। इवन आप जितने भी एंकर्स को देखोगे वो नॉर्मल वैसे ही रहते हैं जैसे आप लोग अपने घर में रहते हैं, नॉर्मल वैसे घर के कपड़े पहनते हैं। बस स्टूडियो में अगर आप देखोगे तो वहां पर, क्योंकि एक एंकर को लेकर के एक स्टैंडर्ड सेट है कि वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आपको जब कोई देखे तो ऐसा लगे जो जानकारी, और फीमेल एंकर्स को लेकर के एक ये चीज तो होती है कि लोग अगर देखते हैं तो लोग बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। अच्छा। तो अगर आप बहुत बुरी बन करके देखोगे तो शायद उस तरीके से कनेक्टिविटी ना आए। हालांकि अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप फील्ड में हो, ग्राउंड जीरो पर हो, तो वहां पर हो सकता है कि आपके बाल ऐसे बिखरे हो, क्योंकि वहां पर जाहिर है कि आप वहां पर कोम्ब नहीं करते रहोगे, आप वहां पर खबरें बता रहे हो। लेकिन स्टूडियो में परफेक्शन इज इम्पोर्टेंट। लेकिन सूरत के हिसाब से अगर हम न्यूज चैनल्स को देखना प्रेफर करेंगे तो शायद जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएगा। ये पता है, ये एक बहुत मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है इस इंडस्ट्री का। आप देखोगे जितने भी लोग हैं, चाहे जितने भी लोग हैं, नॉर्मल एज अ व्यूअर देखो, हमारी सोच इंडियन सोसाइटी में ना एक सोच ऐसी बन गई है कि हम चाहते हैं कि कोई चीज जो अच्छी हो वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। ये, और मतलब आप सोचो कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है कि आप कोई अच्छा है तो हम इतने एक पैमाना हमने खींच दिया, हमने बना दिया है वो लेवल कि भाई जो भी एंकर है उसको वो परफेक्ट दिखना चाहिए, वो परफेक्ट लगना चाहिए। हमने सोच लिया है। और हम जितने भी एंकर्स इस इंडस्ट्री में आते हैं, आप देखो हमारा जो पैमाना है वो उसमें फिट होने की कोशिश करते हैं। कितने नए बच्चे हैं और उनके मन में ये होता है कि भाई हमें एंकर बनना, और एंकर बनने के लिए वो कुछ भी कर देते हैं। तो वो लोगों का माइंडसेट है। मुझे लगता है कि सिर्फ ब्लेम करने से कि यार मीडिया वालों ने ये कर दिया है या फिर हमने वो लेवल बना दिया है कि एंकर को ऐसा होना ही चाहिए, अब सिर्फ ब्लेम करने से नहीं होगा। एज ए सोसाइटी हमको चेंज करना होगा, हमें लोगों के माइंडसेट को चेंज करना होगा। जब तक वो माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक हम इसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने पैमाने की बात करी, पैमाना किसने सेट किया है? लोगों ने?
क्योंकि व्यूअर्स की डिमांड ही वही है, ऑडियंस ने। अब आप देखो, आप ऐसा नॉर्मल देखो, आप इंडस्ट्री के जितने भी अच्छे एंकर्स को देखोगे, लोग उनको देखना पसंद करते हैं, लोगों के स्टाइल से प्रभावित होते हैं। आप देखोगे एज अ व्यूअर भी आप देखोगे कितने लोग होते हैं जिनको बॉलीवुड में आप एक्टर्स सेलिब्रिटीज को भी देखो, लोग उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो अच्छे लगते हैं। सही बात है। ये लोगों के दिमाग में है, हमारी मानसिकता वैसी बन चुकी है। अगर हम बात करते हैं टेलीविजन एंकर की, तो एक दौर था, आप देखो ना, दूरदर्शन जैसे में जितने एंकर्स थे, उनके नॉलेज का मुझे लगता है कोई सानी नहीं है, वैसे नॉलेजेबल कोई नहीं होगा। लेकिन आज के दिन में देखोगे कौन दूरदर्शन की कितनी व्यूअरशिप है। मुझे लगता है कि अगर आप रूरल इंडिया को हटा दो तो अर्बन में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि पुराने चैनल्स को देखना प्रेफर करते हैं। वो आज के टाइम में मैं बात कर रही हूँ। तो उसके पीछे एक रीजन ये भी मुझे पर्सनल लगता है कि ये रीजन ये भी है कि लोगों को लगता है कि जो कंटेंट है या फिर जो प्रेजेंट करने का तरीका है, आप चैनल को जज करके कह सकते हो कि यार वो तो बहुत हो हल्ला उसमें होता है, बहुत चिल्लाया जाता है। लेकिन आज के ऑडियंस की डिमांड भी वही है ना। आप अगर देखो जिस चैनल में शोर शराबा है उसकी व्यूअरशिप भी तो ज्यादा है, मतलब लोग उसे पसंद कर रहे हैं ना, वो टीआरपी के मामले में भी तो आगे है। तो उसमें तो हमें एज ए सोसाइटी को ही चेंज करना होगा ना। अगर मान लो आप कह रहे हो कि मुझे पसंद नहीं पसंद है तो आप रिमोट से चेंज कर लो, लेकिन जिन लोगों को पसंद है उसके टारगेट ऑडियंस तो वही है ना। तो यही कारण है न्यूज चैनल्स के। जी। जैसे वापस हम बात करें मेकअप एंड हेयर ऑल की, तो चलो वुमेन का तो हमें पता है, बट मेल जो एंकर्स होते हैं उनका भी ये सब रहता है। हाँ बिल्कुल रहता है। मेल एंकर्स भी अपने लुक को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि आपको जाना एट द एंड ऑफ द डे ऑन एयर, आपको टीवी पे दिखना है। एक चीज जो मैंने आपको पहले बोली कि यार लोगों को ना अपनी स्किन बचानी भी होती है, तो ऐसा नहीं कि मेकअप वो इसीलिए करते हैं। अगर देखो इतनी ज्यादा लाइट्स होती हैं, अगर वो हमारे फेस पे डायरेक्ट जाएगी हमारी पूरी स्किन जल जाएगी। हमें उससे भी तो बचाना ना अपनी स्किन को। तो बचाने के लिए हम लेयरिंग करते हैं बेसिकली, ताकि हमारी जो स्किन है उसके ऊपर वो लेयर आ जाए, तो ताकि हमारी जो स्किन है वो डायरेक्ट हार्म ना हो उसको। इसी वजह से मेकअप करते हैं, और अच्छे तो लगते ही हैं। मतलब दो रीजंस हैं, एक हार्म लाइट से बचने के लिए और दूसरा अच्छे दिखने के लिए। बहुत खूब। हम और बातें करें न्यूज चैनल्स और आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, उससे पहले एक चीज जो मैं चाहती हूँ, और शायद ऑडियंस भी जब उनको पता चलेगा कि आप बिहार से हैं, पटना से हैं, तो वो जरूर चाहेंगे कि बिहार में कुछ हो जाए, मतलब बिहारी लैंग्वेज में, चाहे शायरी हो जाए, गाना हो जाए, कुछ भी जो आपका मन पसंदीदा। यार पता है, जब मैं लोगों को कहती हूँ कि मैं बिहार की हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं चलो बिहारी बोल करके दिखाओ। लेकिन बिहारी कोई बोली नहीं होती यार, बिहारी कोई बोली नहीं है। बिहारी बस लोग हैं क्योंकि वो बिहार में रहते हैं। अच्छा। जैसे अगर देखो जो पूर्वांचल के लोग हैं वो पूर्वांचली हो गए, वैसे जैसे बंगाल के लोग हैं तो बंगाली हो गए। लेकिन आप बोलोगे बिहारी बोलो तो बिहारी ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है। हमारे यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, वो भाषा है, मैथिली बोली जाती है, मगही लोग बोलते हैं, कुछ हद तक बहुत जगहों पर आप देखोगे मगही के अलावा अवधी लोग बोल लेते हैं, जो उधर से आए हैं, अवध के साइड से आए हैं। लेकिन ऐसे बिहारी कोई बोली नहीं है। अच्छा। मैं क्योंकि बेसिकली मैं पटना से हूँ, तो पटना में क्या है, हमारे यहाँ मिला जुला क्राउड है। हमारे यहाँ हिंदी होती है, और हिंदी में ही वो सीधी सीधी हिंदी होती है। जैसे अगर मान लो मैं बोलूंगी कि मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो हमारे यहाँ दिल्ली का मैं वो हम हो जाता है। मतलब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम कर रहे हैं पॉडकास्ट, हम बात कर रहे हैं, हमको बात करना बहुत पसंद है, तो वो कुछ शब्द हो जाते हैं, और उसमें जो मिठास होती है वो लोगों को कनेक्ट करती है। तो बस वही है। मतलब कुछ शायरी या कुछ जो आप जैसे हमने आपकी प्रोफाइल जब देखी तो आप शायरी आपको बहुत पसंद है। तो कोई शायरी जो आपके दिल के करीब हो, जो आप बताना चाहते हो? यार मतलब मुझे लगता है कि लोगों को शायरी से लोगों को जरूर जुड़ना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी शायरियां हैं, बहुत सारी हैं। मतलब कोई गाना हो, कोई शायरी हो, कुछ भी हो, कुछ हम सुनना चाहेंगे आपके मुंह से। यार शायरी अभी मुझे बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे एक शायरी उन्होंने खुद लिखी है, और उन्होंने मुझे कहा था कि प्रिया तुम अपने आवाज में ये शायरी जरूर बोलना। तो मैं चाहूंगी कि ये शायरी मैं बिल्कुल बोलूं, उनको भी अच्छा लगेगा। उनका नाम मुजम्मिल अयूब है, और वो बड़े अच्छा बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उन्होंने लिखा, दिल से तो निकाल दिया है उसे, दिल से तो निकाल दिया है उसे, अब सिर्फ वो बातों में ही बचा है। वाह वाह। एक और शायरी है, तुझे खोकर ये सबक लिया है मैंने,
तुझे खोकर ये सबक लिया है मैंने, अब मुझसे एक सुई भी नहीं खोती। ये मैंने पढ़ा भी था आपका, जब मैं प्रोफाइल देख रही थी तो उसमें एक लाइन भी आ रही थी, तब मैंने कहा आपने एक शायरी ये भी बोली थी, मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं है वो क्या शब्द थे, लेकिन उसमें ये था कि अगर आपको मतलब किसी को आपसे अगर कोई लगाव होगा, प्यार होगा, तो वो आपको बदलने का कुछ ऐसा आपने बोली थी शायद, तो क्या शायरी थी? तो ऐसा है कि जब आपसे कोई सच में प्यार करता है, कोई मोहब्बत करता है, तो वो नहीं चाहता कि वो आपको बदले। मतलब प्यार में होता है कि यार अगर प्यार में कोई बदल रहा है आपको, तो वो प्यार कहाँ है, वो तो सौदेबाजी है ना। तो उसके लिए एक लाइन है जो कि मेरी बहुत फेवरेट है और मुझे काफी पसंद है, जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि कीजिए हमें कबूल मेरे हर एक कमी के साथ। तो ये मुझे लाइन बड़ी पसंद है और उसी वो वीडियो मैंने शेयर किया था कि अगर मोहब्बत है लोगों को तो आपको वो बदलना नहीं चाहेगा, और अगर कोई आपको बदल रहा है तो उससे आपको वो आपसे मोहब्बत ही नहीं करता है, वो आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता जो चाहता है कि आपको बदले। कहते हैं ना कि चांद में भी कमी है, हर एक इंसान में कमी है। तो अगर आप किसी से सच में प्यार करते हैं तो आपको लोगों की कमियों को स्वीकार करना चाहिए, आपको लोगों को मौका देना चाहिए। अगर आपको मतलब ऐसा नहीं है कि हर इंसान सही होता है, बट एटलीस्ट अगर वो इंसान किसी पॉइंट पर आपको लगता है कि वो वाकई में गलत है, तो आप उससे बात कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल किसी को चेंज करना और फिर कहना कि यार मैं तो बहुत प्यार करता हूँ इसलिए उससे बदल रहा हूँ, तो फिर आपको सोचना चाहिए ये प्यार नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो प्यार नहीं है। बहुत खूब। अगर हम आपकी काम के बारे में बात करें तो आपने जी मीडिया, इंडिया न्यूज, सहारा समय, अमर उजाला, फोकस न्यूज और अब आप भारत 24 लाइव के साथ जुड़ी भी हैं, उनके साथ काम कर रही हैं। वही अगर हम आपके अवार्ड्स की बात करें तो समाचार 4 मीडिया 40 अंडर 40 और साथ ही साथ एक्सचेंज फॉर मीडिया NBA अवार्ड आपने जीता। सबसे पहले जो मैंने ये सब आपके जर्नी के बारे में बताया, आपके अवार्ड्स के बारे में बताया, आपकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई? शुरू से रिपोर्टिंग में इंटरेस्ट था या कैसे जर्नी इवॉल्व हुई रिपोर्टिंग की तरफ? बहुत ज्यादा रिसर्च किया है आपने। एक्चुअली मुझे लगता है और टू बी प्रिसाइज मुझे कभी ऐसा था नहीं कि मैं एक बार कभी एंकर बन जाऊंगी, कभी मैं आपके सामने आकर के बैठूंगी, तो ऐसा नहीं था। ये हमारा प्रिविलेज है। हाँ, ऐसा कभी नहीं था और मैंने ये सोचा भी नहीं था। मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम जो कि शायद मेरे घर वालों ने या फिर किसी ने देखा होगा, बट मेरे साथ बस मुझे ये था कि मुझे टीवी पर आना है। ऐसा था कि मुझे टीवी पर आना है। और मैं PCM बैकग्राउंड के स्टूडेंट हूँ। मैं शायद अगर आपके पास यहाँ पर एज एन एंकर नहीं होती तो इंजीनियर होती मैं आज। तो मेरे घर वाले चाहते थे, मेरी मम्मी चाहती थी कि बिटिया मेरी एयर होस्टेस बने। फिर अब स्कूल में मेरे सारे दोस्त इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे। मुझे लगा कि भाई केमिस्ट्री तो बड़ी वीक है, इंजीनियर तो मैं बन नहीं पाऊंगी अच्छी। अब क्योंकि स्कूल के जमाने में आपके बड़े अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, तो अब सब चले गए दूसरे कॉलेजेस में, मैं रह गई अकेले पटना में। मुझे याद है वो दिन कि मैं ऐसी बेड पे ऐसी बैठी हुई थी और मैं पेंटिंग कर रही थी। जब मुझे पेंटिंग करना, मुझे डांस करना, मुझे ये सब बहुत पसंद है, तो मैं ऐसी पेंटिंग कर रही थी। और मुझे ना बॉलीवुड की एक E24 चैनल हुआ करता था। मुझे उस चैनल्स में मतलब मुझे बड़ा अच्छा, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि मुझे वैसे मुझे सब कंटेंट बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मोस्टली वो बॉलीवुड की खबरें होती थी उसमें। अब शायद वो बंद भी हो गया। तो मैं ऐसे बैठी हुई थी और मैंने देखा कि यार उसी में एक ऐड आया किसी इंस्टीट्यूट का। तो फिर मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि मैं ये कर सकती हूँ, जर्नलिज्म में जा सकती हूँ। फिर ऑल ऑफ सडन मैंने अपने कॉलेज का चेक किया और उसमें उन्होंने उसी दिन कॉल कर दिया। मैं 12th की स्टूडेंट, जस्ट पास आउट, घर में सबसे छोटी। अच्छा, तब स्कूल में था? हाँ, तब मैं स्कूल में थी। मुझे क्या पता, उन्होंने एकदम से मतलब रैंडमली, जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं होता जो बड़ा शरारती होता है, जो गूगल पे कुछ भी सर्च कर ले या फिर किसी को कॉल कर दे, उसको नहीं पता कि क्या इसके रिजल्ट होंगे, तो मैंने वैसे ही किया। उसके बाद उसी दिन शाम में उन्होंने मुझे कॉल किया कि प्रिया मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, आपने सर्च किया था तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। फिर मुझे याद है कि जब मैं आई थी मैंने अपने घर वालों से बात करी। अच्छा, उस वक्त ना हमारी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि हम दिल्ली जैसे शहर में फाइनेंशियली, तो मैंने अपने घर वालों को बोला, और क्योंकि अगर मैं कॉलेज में नहीं आती तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाता। मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे तो जाना है। अब मम्मी ने बोला कि तुम श्योर हो कि तुम चली जाओगी? मैंने बोला कि हाँ मुझे जाना है। तो आई रिमेम्बर्ड मेरी बहन ने मुझे बोला कि तुम अकेले कैसे जाओगी? तो मैंने बोला कि यार मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सबसे छोटी। मैंने बोला कि मुझे नहीं पता पर मुझे जाना है। तो मेरी बहन ने बोला ठीक है मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा। तो मेरी बहन ने भी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और मुझसे 8 साल बड़ी है। उसने मुझे कहा कि ठीक है मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। तो
सब कुछ अपना छोड़ दिया, उसने बोला कि मैं चलूंगी। उस वक्त फाइनेंशियली हमारी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। मुझे याद है कि मेरी बहन ने अपनी गाड़ी खरीदी थी सीखने के लिए, उसने अपनी गाड़ी बेच दी और फिर टिकट हमने अरेंज किया, टिकट हमारा कंफर्म नहीं हुआ। अच्छा। तो बिहार से दिल्ली एक संपूर्ण क्रांति आती है, वो खचाखच भरी होती है क्योंकि बहुत कम ट्रेन है जो कि टाइमली पहुंचाते हैं। और ये उस टाइम की बात है, मुझे लगता है कि इस बात को बहुत पहले चलती थी, अभी भी चलती है? अभी भी चलती है। अच्छा। तो क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं तो अब उन्होंने बोला मेरी बहन ने कि चलो टिकट्स लेते हैं। अब कॉलेज ने मुझे एक टाइम दे दिया कि आपको इस टाइम पे आना है। अब जैसे ही टिकट हमने लिया, कंफर्म टिकट हुआ नहीं और मुझे कॉलेज आना था। कोई बात नहीं, आप यहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो मुझे याद है कि टिकट कंफर्म हुआ नहीं। अब मैं रोने लगी, मैंने अपनी बहन को बोला कि यार जाना तो है। तो मैं और मेरी बहन और हम एक चादर लेकर के ट्रेन पर चढ़े। अच्छा। हम जो 3rd AC वाला वो कोच होता है ना, स्लीपर वाला कोच होता है, स्लीपर वाले कोच में वो पूरा भरा हुआ था। अच्छा। हमने जमीन पर वो चादर बिछा दी, मैं और मेरी बहन, मतलब सोचो 12-13 घंटे उसी जमीन पर सफर करके हम दिल्ली पहुंचे ट्रेन में। इस बात की खुशी थी कि बस पहुंच गए। अच्छा, मेरे पापा, क्योंकि हमने ना फ्लैट दिल्ली में पहले से लिया हुआ था, टचवुड, तो वो लकीली, क्योंकि अगर ऊपर वाला को सोचता है आपके लिए तो वो सारी चीजें वैसी व्यवस्थाएं बना देता है। तो ऐसे ही हुआ, हम दिल्ली में, हम उस टाइम नवादा में नजफगढ़ में हमारा एक फ्लैट हुआ करता था, हमने रेंट पे लिया हुआ था क्योंकि कभी कभी आना हो जाता था दिल्ली। तो हम वहां पर आए, हम वहां पर नजफगढ़ में फिर मैं और मेरी बहन रहे। फिर हमने वहां से शिफ्ट करके हम नवादा आ गए, नवादा भी उसी के पास है। तो फिर हम नवादा आ गए। उसके बाद मैंने अपनी बहन को बोला कि चलो यार कॉलेज चलते हैं। मैं कॉलेज गई, सारा प्रोसेस हो गया। अब कॉलेज पहुंचने के बाद मुझे लगा, मैंने अपनी बहन को बोला मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल स्कूल से निकली थी। मैंने बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी बहन ने बोला इतनी दूर आ गई हो, आगे अच्छा ही होगा, टेंशन मत लो। फिर मैंने वहां पे एडमिशन लिया। अब उसके बाद मेरा अगला दिन पहला क्लास, अब उसके लिए उन्होंने मुझे बता दिया कि ये लेक्चर है, आपको अटेंड करना है, सुबह सुबह मुझे आना है, 9 बजे वहां पर पहुंचना है। अब क्योंकि जब हम लोग बिहार से आते हैं ना, तो बिहार से कोई भी आएगा, अब देखना हमारे मन में एक डर सा होता है ना, क्योंकि ये जो बड़े शहर है ना, चकाचौंध वाली जो दुनिया है वो बड़ी अलग है, वो वैसा नहीं है। हमारे बिहार में मतलब आप देखोगे ना कि वो बड़ा अच्छा है। वहां पर ना क्या डिफरेंस है? जुड़ाव, मतलब दिल्ली जैसे, मुंबई वाले जैसे ना, वो जुड़ाव यहाँ पे बड़े शहरों में बड़ी कमी होती है। मतलब आपको नहीं पता कि आपके बगल में कौन रह रहा है। लेकिन बिहार जैसे छोटे शहरों में वो तासीर उस शहर की ऐसी होती है कि आपको पता है कि मोहल्ले में 10 घर के बाद कौन रह रहा है। सही बात वो चीज आपको यहाँ नहीं मिलती। मतलब आप देखो, आप किसी कॉलोनी में वहां पर हो, अगर किसी का बच्चा कुछ गलत करते हुए दिख रहा है, किसी से लड़ रहा है, दिल्ली में छोड़ दो, उसकी जिंदगी है। हमारे यहाँ बिहार में अगर किसी ने देख लिया, हमारे चाची बोलते हैं, चाची आंटी, किसी ने देख लिया कि चाची वहां पर है और चाची के सामने कोई लड़ रहा है, मोहल्ले में किसी और का वो बच्चा है, चाची कान पकड़ेगी और बोलेगी चलो तुम घर, तुम्हारे मम्मी पापा को बोलता हूँ। और किसी की मजा लेगी चाची को कोई कुछ कह दे, मतलब परिवार समझते हैं, मतलब वो परिवार समझते हैं, वो इतना जुड़ाव है, वो इतना कनेक्शन है। तो मैं वैसी मतलब वैसे सिनेरियो में मेरा जन्म हुआ, मैं वहां पली बड़ी हूँ। और उसके बाद दिल्ली जैसे शहर जहाँ पे किसी को किसी से मतलब नहीं है, आपके बगल में कोई व्यक्ति मर रहा है, आप देखने भी नहीं जाओगे, आपको मालूम नहीं है कि आपके बगल वाले फ्लैट में कौन रह रहा है। हालांकि अपॉर्चुनिटीज जाहिर है कि इसी शहर में है या फिर ऐसे बड़े शहरों में तो लोग आते हैं, लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि अब मैं कैसे जाऊंगी, मेट्रो में ट्रैवल करना होगा, मैं अकेले कैसे ट्रैवल करूंगी। क्योंकि बिहार में तो ऐसा होता था कि कहीं पर कुछ ऐसा कोई गलत हो या फिर ऐसे शहरों में कुछ भी गलत हो तो लोग आवाज उठाते थे। अब बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत लोग जो होते हैं वो अपने तक सीमित रहते हैं, तो बहुत बार अगर कुछ गलत होता है तो लोग आवाज उस तरीके से नहीं उठाते, पर ये लोगों को उठाना चाहिए। तो उस वक्त मैंने अपनी बहन को बोला कि यार अब मैं कैसे जाऊंगी कॉलेज। मुझे याद है कि मेरी बहन मेरी फर्स्ट क्लास के लिए जब मेरा कॉलेज में लेक्चर था, शी ट्रैवल्ड विद मी, वो मेरे साथ गई कॉलेज। और उसके बाद मैंने उसको बोला कि दीदी तुम जाना नहीं, क्योंकि मुझे डर लगेगा मैं वापस कैसे जाऊंगी। तो वो गई और मुझे लगता है कि 3 घंटे का लेक्चर था, वो उसने मुझे वहां पे ड्रॉप किया। 3 घंटे मेरे कॉलेज के पास, मतलब मुझे लगता है कि 1-2 किलोमीटर की दूरी पर वहां पे एक पार्क था। मेरी बहन 3 घंटे जाकर के उस पार्क में बैठी ताकि लौटते वक्त वो मुझे घर लेकर के जाए। तो वो
वो मतलब मैं जब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैंने अपने पागलपन की वजह से कितना ज्यादा उसको परेशान किया होगा। बट उसने वो उस टाइम पे फिर वो वापस आई और फिर अगले दिन से उसने बोला कि मैं चलूं साथ। मैंने बोला नहीं, अब मैं चली जाऊंगी, अब नहीं डर लग रहा है। मुझे डर नहीं लग रहा। उसके बाद तो पहले तो ऐसा होता था कि जब कॉलेज में थी तो हमारे कॉलेज से भी आप अलग अलग चैनल्स में जाते थे, क्योंकि मीडिया लाइफ बिल्कुल अलग है। आपको दिन हो रात हो, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि जो सोल्जर होता है, जो वहां पर सेना में होता है सोल्जर, कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होता सोल्जर। लेकिन उसी तरीके से मीडिया के लिए भी है कि आप अगर जर्नलिस्ट हो तो जर्नलिस्ट इज नेवर ऑफ ड्यूटी, कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होगा। आपको हमेशा 24 घंटे आपको अलर्ट मोड पर रहना ही होगा। कभी भी कॉल आ जाता है, कभी भी कॉल आ जाता है, इवन रात के 2:30 बजे भी कॉल आ जाता है। आप मना नहीं कर सकते कि मैं नहीं आऊंगी, आपको जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। आप बीमार हो, आपके गले से आवाज नहीं निकल रही हो, कुछ भी हो, आपको जाना तो पड़ेगा ही अगर कॉल आ जाए तो मुझे लगता है कि जैसे सरहद पर जवान होते हैं जो कि हमेशा अलर्ट होते हैं, वैसे ही न्यूज चैनल वाले, मीडिया वाले, जर्नलिस्ट होते हैं जो कि हमेशा अलर्ट रहते हैं, हमेशा जस्ट लाइक अ सोल्जर। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है। तो उस टाइम पे जब हम गए थे, जब हम वहां पे रह रहे थे दिल्ली में, तो मैंने अपनी बहन को बोला कि यार अब तो मुझे चैनल्स में जाना है, क्योंकि हमारे कॉलेज वाले भेज रहे हैं। मुझे याद है जब पहली बार मैं रात के 11 बजे अपने घर पे पहुंची, मेरी बहन इतने गुस्से में कि तुम्हें समझ में आता है कि रात के 11 बजे तुम घर आ रही हो। मैंने बोला कि यार मैं क्या करूं, मुझे वहां पे चैनल में एक काम था और मुझे कॉलेज वालों ने भेजा था एज एन ऑडियंस, मैं वहां पर गई थी। तो मेरी बहन बहुत गुस्से में, उसने पूरे खानदान को फोन कर दिया कि रात के 11 बजे घर आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक कल्चर शुरू से है ना कि मेरे पापा ने पहले ही सेट कर दिया था कि रात के 9 बजे बच्चे सो जाएं, 8 बजे के पहले घर आ जाए, तो डायरेक्ट फोन लगा दिया। हाँ, तो वो लेवल। और मेरी बहन फोन उठा करके, अच्छा मेरी बहन मतलब मुझे लगता है कि मैंने सबसे ज्यादा डांट अपनी बहन से ही खाई है। मेरी बहन बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि मम्मी तो एज अ फ्रेंड है, मम्मी हमेशा बहुत अच्छे से, मतलब आप कुछ भी प्यार से मम्मी को बोल दो, मम्मी मान लेंगी। लेकिन मेरी बहन, अच्छा मेरे पापा भी उतने ज्यादा सख्त नहीं है, अच्छा, लेकिन मेरे घर में वो दोनों का मेरी बहन में आया हुआ है। वो मुझे डांटती इतना है और मैं उसको कुछ कह भी नहीं सकती, जवाब भी नहीं दे सकती। तो उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मैंने उसको बताया, मैं घर आई, मैंने मम्मी खूब रोई, मैंने बोला यार मैं क्या करूं, अब तो करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब उनको समझ में आया कि नहीं अब बेटी ने तो कर लिया है, मीडिया में आ गई तो ऐसा तो होगा ही, तो उन्होंने टाइम के साथ इस चीज को स्वीकार कर लिया। उसके बाद फिर वक्त आगे बढ़ता गया। फिर जब मैं आई, जब मैंने कॉलेज में शुरू किया, तो मुझे याद है, अब वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त बन गई है, लेकिन उसने मुझे पहली बार कहा, ऐसी ड्रैगिंग वगैरह तो होती ही थी, हालांकि अब ये भले इलीगल हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मस्ती के नाम पर जो आपके सीनियर्स होते हैं वो ऐसे टांग खिंचाई करते हैं कॉलेज। हाँ, बहुत, और वो बहुत फ्रेंडली तरीके से। रैगिंग वो अगर बहुत ज्यादा खतरनाक है तो उसके लिए तो जरूर जो कॉलेज प्रबंधन है उन सबको एक्शन लेना जरूरी है। लेकिन अगर बहुत फ्रेंडली तरीके से, मजे, एंटरटेनमेंट के नाम पे, तो ऐसे उसके बाद क्या हुआ, हम वहीं पे कॉलेज वाले बैठे हुए थे, तो एक सीनियर आए, वो मुझे बोलते हैं कि भाई र ऑर्डर घड़ी बोल के दिखाओ। अच्छा, हाँ, अब भाई मेरे को क्या पता, मैंने घड़ी बोला। अब सब हंसते। उसके बाद फिर वो हालांकि एक ही बार हुआ, उसके बाद मतलब हिंदी में बोलने को कहा, क्या मतलब था? वो र और ड में हमारी दिक्कत होती है, जैसे बिहार के जो लोग हैं, और हिंदी में, हाँ हिंदी में, जैसे अगर आप बोलोगे घड़ी, आप बोलोगे तारा, तो अगर शायद आप मुझसे कुछ साल पहले मिलते होते तो मैं वो ताड़ा बोलती और वो घड़ी को मैं घड़ी बोलती। अच्छा, क्योंकि बहुत स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि हर किसी का रीजनल डायलेक्ट आना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी एक परिवेश में पले बड़े हो, आप सोचो ना कि आपको कोई प्रदेश इतना कुछ दे रहा है, तो स्वाभाविक है ना यार। और मतलब लोगों को ना किसी को जज नहीं करना चाहिए। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे भी, आप प्लीज किसी को जज मत कीजिए। कोई कहीं से भी आ रहा है और अगर उसके शब्द क्लियर नहीं है, आप उसको सिखाइए जरूर, लेकिन उस जगह की खूबसूरती है ना। कोई मान लो बिहार से है, और क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे टीचर ने एक बार क्लास में बोला कि कौन कौन यहाँ पे बिहारी है। अच्छा, तो मैंने हाथ उठाया बहुत प्राउडली, क्योंकि मैं तो शुरू से ऐसे प्राउड बिहारी थी। मैंने हाथ उठाया, उन्होंने बोला एक बात बता, ट्रेन आती है या फिर आता है? और मैंने भी सीना चौड़ा करके बोला ट्रेन तो आता है सर। उसके बाद सब हंसने लगे, क्योंकि ट्रेन तो आता है नहीं, ट्रेन तो आती है। उसके बाद फिर आई रियलाइज्ड कि नहीं यार कुछ तो दिक्कत है। उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला
ऐसी की भी बात हो रही थी, तो उसने वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो उसने कॉलेज की मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बोल दिया कि यही फर्क होता है एक बिहारी में और दिल्ली वाले में। अच्छा। मैंने ये बात दिल पे ले ली। उसने बोला कि अब बताओ उसकी मेरे बारे में कि उसकी हिंदी खराब है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी है। मुझे बात लगी भाई दिल पे। मैंने बोला कि अब तो मैं तुम्हें बताऊंगी, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल गुस्से में, बट ऐसा था कि अब तो मैं, अब एग्जाम आने वाले तो अब मैं बताऊंगी। फर्स्ट सेमेस्टर हुआ मेरा, और फर्स्ट सेमेस्टर में जो रिजल्ट आए, आई वाज शॉक्ड कि मैं क्लास टॉपर बन गई हूँ। अच्छा, सारे सब्जेक्ट में? सारे सब्जेक्ट में, और मैं टॉपर, मतलब हिंदी से लेकर के जितना भी इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन हर में मैं टॉप। अच्छा। आई वाज सो हैप्पी। और ऐसा था कि भाई प्रिया ने तो टॉप कर दिया, और उसके बाद वो जो लेवल था मेरा वो बिल्कुल कॉलेज में अप हो गया। उसके बाद हमारे जो कॉलेज में मैनेजमेंट है वो बड़ा खुश हुआ, तो उससे फिर मैं क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे इंटर्नशिप करनी है। तो लकीली मुझे फर्स्ट सेमेस्टर के तुरंत बाद मुझे इंटर्नशिप करने के लिए उन्होंने हामी दे दी कि चलो ठीक है तुम करो इंटर्नशिप, लेकिन कॉलेज तुम्हारा हैम्पर नहीं होना चाहिए। तो मुझे आज भी याद है, क्योंकि आज जब लोग देखते हैं ना कि किसी ने भाई कुछ मुकाम हासिल कर लिया, उसके पीछे का वो स्ट्रगल नहीं देखते, उसके आपका भी स्ट्रगल होगा, हर किसी की अपनी जर्नी होती है। तो मुझे याद है कि मैं कॉलेज, मतलब अपने घर से नवादा से मैं सुबह सुबह निकलती थी 7 बजे, मैं कॉलेज पहुंचती थी 8 साढ़े 8 में, अपनी क्लासेस कंप्लीट करती थी, 12 बजे मैं अपने कॉलेज से निकलती थी, मैं बस से ट्रैवल करके पहुंचती थी फिल्म सिटी, वहां पे मेरी शिफ्ट होती थी 2 बजे से शुरू, तो मैं 2 से 11 वहां पर करती थी, 11 बजे रात में मेरी शिफ्ट ओवर होती थी, मैं 11:30 पौने 12 तक घर पहुंचती थी, और ये डेली चलता था, मतलब पूरा दिन मेरा या तो कॉलेज या तो ऑफिस, मैंने अपनी क्लासेस कभी हैम्पर नहीं होने दिए। तो अगर लोग ये सोचते हैं कि अगर भाई इंटर्नशिप करेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, ये गलत है भाई। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैनेज कर सकते हो, कुछ भी असंभव नहीं है। आप दिन में 24 घंटे होते हैं, आप उन 24 घंटे में कुछ भी कर सकते हो, आप हेल्दी स्लीप भी ले सकते हो, आप सो भी सकते हो, और उसके बाद अपना पूरा काम बहुत इजीली कंप्लीट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते ही नहीं तो नहीं हो सकता। जो नहीं चाहते उनके पास बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी दलीलें होती हैं। तो कुछ ऐसा ही था। उसके बाद फिर ये सफर पूरा चलता रहा। उसके बाद फिर आज भारत 24 आ गई। उसके बाद एंट्री हुई जर्नलिज्म में, और इंटरेस्ट कभी छूटा नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं छूटा। वो चीज है। आपने रीजनल डायलेक्ट के बारे में बात करी थी। मूल रूप से आप बिहार की रहने वाली हैं। बाढ़, चमकी बुखार और हरियाणा चुनाव कवरेज को काफी आपने, जब आपने वो कवरेज करी तो काफी लोगों ने आपको सराहाया उस कवरेज के लिए। रीजनल डायलेक्ट की अगर हम बात करें नेशनल मीडिया में, तो बिहार से अगर कोई आता है तो कहीं ना कहीं, जैसे आपने बात करी कॉलेज की, तो कहीं ना कहीं रैगिंग, अगर हम रैगिंग वर्ड यूज ना भी करें तो कहीं ना कहीं लोग उनको दूसरी निगाह से देखते हैं, डिमीन करना। तो ये कहीं ना कहीं मीडिया इंडस्ट्री में भी आपको फेस करने को मिला कि कहीं ना कहीं अगर आप बिहार से आई तो बिहार का कोई स्ट्रगल रहा है आपका मीडिया इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो? टचवुड, जो आपके बिहार और यूपी वाले हैं ना, हम बड़े मेहनतकश लोग होते हैं। तो आप देखेंगे मीडिया इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 60 to 70% सब बिहारी ही हैं। अच्छा। तो अगर मेरी हिंदी खराब है तो आपको ऐसे चैनल में बहुत लोग मिल जाएंगे उनकी भी हिंदी खराब। अच्छा। तो ये स्टार्टिंग में होता है, बट बीइंग एन एंकर आपकी बोली पर आपका कमांड होना जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपको, अगर आप ये कह रहे हो कि भाई मैं तो बिहार की हूँ, आप जब न्यूज पढ़ रहे हो आप भारतीय हो, आपको साउथ इंडिया पर भी उतना ही ध्यान देना है, आपको गुजरात पर भी उतना ही ध्यान देना है, महाराष्ट्र पर भी उतना ही ध्यान देना है। तो वो कहीं से दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सभी जगहों के जो ऑडियंस है, जो आपको देख रहे हैं, आपको उसको उनसे कनेक्ट करना है। तो जब मैं शुरू में आई, मुझे याद है कि मैं एक चैनल में मैं काम करती थी एज एन ट्रेनी एंकर। उससे पहले मैंने फोकस न्यूज में किया था, उसके बाद मैंने अमर उजाला में किया, और उसके बाद जब मैं उस चैनल में गई, मुझे याद है कि चैनल्स में ना 24 घंटे 24 रिपोर्टर चलता है। वो जनरली P2C होता है हर चैनल में, हर चैनल, मतलब मोस्टली उनका एक प्रोग्राम होता है जिसमें क्या होता है कि एक रिपोर्टर है, वो आपको, अच्छा PTC क्या होता है कि PTC में ना आप देखते होगे कैमरा पर्सन फलना के साथ प्रिया सिन्हा बोलते हैं। वो दरअसल पीस टू कैमरा है PTC। उसका क्या मतलब है?
वो एक्चुअली एक मतलब स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए, अगर मैंने कोई स्टोरी दी तो ये मेरी स्टोरी है, तो मैं उस पे वो 2 लाइन होता है बस समराइज करने के लिए एंड में होगा वो मिड पे क्या बोला जाता है वो? जैसे अगर हम अगर आप अपना नाम लेके बोलें तो क्या बोला जाएगा वो? जैसे मैं बोलूंगी कैमरा पर्सन गुंजन के साथ प्रिया सिन्हा, भारत 24। ओके। और इसके आगे 1-2 लाइन होती है, जैसे अगर मान लो मैं बोलूंगी दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होने वाली, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। बहुत बहुत छोटा होता है, बस समराइज करना होता है स्टोरी को। और फिर मैं आपको पढ़ाने लगूंगी तो ओपनिंग पीटीसी होती है, मिड पीटीसी होती है, पूरा इसका जो ब्रीफ होता है काफी डीप में होता है। हाँ, तो आप जब चैनल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि वो 24 घंटे 24 रिपोर्टर में ऐसा होता था कि वो 24 लोग होते थे, 24 लोग अलग अलग हिस्से से, और वो 2-3 लाइन स्टोरी की बोलते थे और लास्ट में अपना नाम लेकर के वो बिल्कुल सुपर फास्ट की तरह वो चलता था। आधे घंटे का प्रोग्राम होता था। मुझे याद है कि जब पहली बार मुझे आई वो स्टोरी कि प्रिया आपको ये करना है, ट्रेनी एंकर, मुझे 3 लाइन दी गई कि एक बड़ा हादसा हो गया है, प्रिया आपको ये करना है। बुलेटिन पढ़ना था या क्या? नहीं, वो पीटीसी करनी थी, मतलब वो अच्छा। पीटीसी आउटडोर होता है बेसिकली, ग्राउंड में जाके। हाँ। मतलब ग्राउंड पर आप कहीं नहीं भी जा सके तो बंद कमरे में नहीं, मतलब दूर में कहीं अलग जाकर के, नीचे जाकर के, या फिर कहीं पर भी आपने कर लिया। फिर अगर आप ऐसे ओपन स्पेस में आपको करना होता है बेसिकली। तो मुझे बोला कि आपको पीटीसी करना है, बड़ा हादसा हो गया। मैं गई, और क्योंकि पहली बार मैंने एंकरिंग और ये मैं शुरू कर रही थी, मैं गई, मैंने वहां पर जो बोला उसके बाद आई वाज सो हैप्पी कि चलो मैंने अच्छा बोल दिया है, सैटिस्फैक्शन था। हाँ। मैं बहुत खुश थी। फिर मैं घर पे अपने घर वालों को मैं बिठा करके, क्योंकि मुझे लगता है कि आप कुछ भी अचीव कर रहे हो तो सबसे ज्यादा खुश आपके माँ बाप होंगे। तो मैंने चैनल ओपन किया, मैंने अपने घर वालों को वहां पर बिठाया और उनको बोला कि देखना मेरा पीटीसी आएगा। पूरा बुलेटिन चला गया, मैं इंतजार में रह गई, मेरा पीटीसी नहीं आया। वो क्यों? कि क्यों नहीं आया? मैं अगले दिन गई और मैंने प्रोड्यूसर को बोला कि सर मेरी पीटीसी मैंने कल की थी, क्यों नहीं आया? उन्होंने बोला तुमने उसको जाके देखा है कि तुमने क्या बोला? ऐसे ही गुस्से में, बिल्कुल रूडली। तो मैंने बोला मैंने क्या बोला? बोला जाकर के एक बार वीडियो एडिटर से पूछ के आओ। मैं गई वहां पर, मैंने क्या बोला? तो वीडियो एडिटर ने मुझे बोला कि आप कहाँ की हैं? मैंने बोला बिहार की। तो इसीलिए मैंने बोला क्यों? तो बोला आपने जो बड़ा बोला ना, वो आपने बड़ा नहीं बोला, आपने भरा बोला। मैंने बोला क्या? उसने बोला कि हाँ। मैंने बोला अच्छा। उसने बोला कि आप एंकर नहीं बन पाओगे, क्योंकि उसने ये बोला? हाँ, आप एंकर नहीं बन पाओगे क्योंकि आपके शब्द सही नहीं। आज भी वो में है फॉर्म में, वो देख रहे हैं? पता नहीं, शायद देख रहे होंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एंकर नहीं बन पाओगे, अच्छा। कुछ और ट्राई करना। फिर मैंने प्रोड्यूसर को बोला कि सर मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी। तो बोले आइंदा छोड़ दो प्रिया, तुम यहाँ एंकरिंग के लिए आई हो ना? मैंने बोला जी। एंकरिंग वगैरह छोड़ो, अब खबरें लिखना शुरू कर दो प्रोड्यूसर की तरह, तुमसे एंकरिंग नहीं हो पाएगी। मुझे वो बात बड़ी चुभी। मुझे लगा, एक तो हम लोग इतने स्वाभिमानी होते हैं ना कि कोई कुछ बोल दे, ईगो पे बात आ जाती है, तुरंत आ जाती है भाई, चुभ जाती है बात। हाँ। मतलब मुझे कैसे कह दिया कि मैं ये नहीं कर सकती? ये बात एकदम से चुभ गई मुझे बोला उसने कि तुम नहीं कर सकती। आई वाज लाइक बनूंगी तो मैं एंकर ही। फिर भी क्योंकि मतलब आप देखो ना, जब आप इस फील्ड में होते हैं ना तो आपको सब कुछ आना चाहिए, लिखना भी अच्छा आना चाहिए, आपको बोलना भी आना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने लिखना वगैरह शुरू कर दिया। फिर मुझे लगा कि मुझे दिक्कत कहाँ हुई। उसके बाद फिर उसके जस्ट बाद मैंने एक यूट्यूब चैनल, हालांकि उसके बाद उस चैनल में काम कर रही थी, फिर मैंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं जुड़ी। वहाँ पर मेरे कॉलेज के सीनियर थे, सर्वेश उनका नाम था, वो उस दुनिया में नहीं है, बट उन्होंने मुझे एग्जैक्टली बताया कि प्रिया कैसे र और र कैसे बोला जाता है। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप किसी का मजाक बना रहे हो ना, तो भाई उसको बताओ तो कि कैसे बोला क्या गलती हो रही है। हाँ। मतलब आपने बोल दिया कि तुम र और र में तुम्हारी दिक्कत है, तुम उसको जब तक बताओगे नहीं कि भाई कैसे ठीक करे, तब तक भाई तुम्हारे बोलने से क्या फायदा? सही बात है। तो सिर्फ गलती दिखाओ मत, गलती को सुधारने में उस व्यक्ति की मदद भी करो। तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रिया र और र ऐसे बोला जाता है, मतलब र बोलते तो ऐसे बोलते, और जब र बोलते तो इसको बिल्कुल उससे घुमा के बोलते जीभ को। तब मैं समझी कि भाई कैसे बोलते हैं। उसके बाद फिर मुझे सहारा से हमारे एक प्रोफेसर थे, हमारे कॉलेज में पढ़ाते थे, वो सहारा में सीनियर पढ़ते थे। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि प्रिया एंकरिंग करेगी क्या? मैंने बोला जी सर, क्यों नहीं करूंगी। आज सहारा हम ना फ्रेश फेसेस को हम ढूंढ रहे हैं, तो तुम एक बार आ जाओ। तो मैं गई वहाँ पे, और हमारे कॉलेज के 3 लोग वहाँ पर ऑलरेडी आए हुए थे।
उन्होंने, क्योंकि हम उनके थ्रू ही गए थे डायरेक्ट, तो कुछ ऐसी दिक्कत हुई नहीं, डायरेक्ट हमें हायर कर लिया गया। हमारी सैलरी बहुत कम थी, तो उनको लगा कि चलो ये नए चेहरे हैं, इनको लोग देखना पसंद करेंगे। कौन सा कॉलेज था आपका? यहाँ स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, माखन लाल से एफिलिएटेड है, और वहाँ पे फैकल्टीज बड़े अच्छे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रिया एंकरिंग करनी है तो आ जा। मैं वहाँ पे गई और लकीली मेरा वहाँ पे हो गया सिलेक्शन हो गया। उसी टाइम ऐसा था कि वहाँ पर मैंने बोला कि सर अब मैं क्योंकि यूट्यूब चैनल में हूँ, तो यूट्यूब चैनल में उनको एक बार बता दूं कि मैं नहीं आऊँगी, इन्फॉर्म कर दूं, तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा, उनको प्रोसेस करने में भी टाइम लगेगा। उन्होंने बोला ठीक है। मतलब हमारे साथ मेरे जो 3 लोग थे, तीनों सीनियर थे मुझसे। एक होम शॉप 18 में पहले ही थी, एक मेरे कॉलेज में मास्टर्स कर रही थी, और मैं क्योंकि मैं कॉलेज में ही थी, मैं ग्रेजुएशन, मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग में मेरे साथ ही चल रहा था, मतलब क्लासेस भी मैं कर रही थी और ये भी कर रही थी। तो मेरा बस ग्रेजुएशन मुझे लगता है फिनिश होने वाला था। तो मैंने सर को बोला कि सर मैं एक बार बात कर लेती हूँ। बात करने के बाद मैं जब वहाँ पर गई, मेरे सारे जो और लोग थे उन्होंने बोला कि सर हमें ऑन एयर नहीं कर रहे हो, 10 दिन बीत गए। मैं जैसे ही गई उसके अगले दिन बॉस ने बोला, जो CEO वहाँ पर थे, कि एक काम करो कल से तीनों को ऑन एयर कर दो। अब उनमें से एक ने बोला सहारा पे कि कल से, मतलब सहारा की रीजनल चैनल्स पे, जब तक हमारा नेशनल चैनल ओपन नहीं होता, तो एक सहारा समय बिहार झारखंड, एक सहारा समय राजस्थान, एक सहारा समय यूपी उत्तराखंड। हम तीनों गए ऑन एयर होने के लिए। उसमें से एक ने जो पहले से किसी चैनल में थी, उन्होंने बोला कि यार मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं अभी रिस्क नहीं लूंगी, मैं नहीं करूंगी। दूसरे ने बोला, जो यूपी उत्तराखंड में थी, कि मैं तो करूंगी, पर मैं किसको बताऊंगी नहीं कि मैं ऑन एयर होने वाली हूँ। अच्छा। क्योंकि अगर कुछ हो जाए तो, और उनको मतलब होने के बाद देखेंगे। हाँ, होने के बाद देखेंगे। और मुझे बोला, आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो मैं तो ऑन एयर होने वाली हूँ। मैंने अपने पूरे खानदान को बता दिया, मेरी मम्मी पापा, इतनी एक्साइटमेंट थी। मतलब कि मैं टीवी पे आ रही हूँ, क्योंकि मैं सपना था कि टीवी पे आना है। तो मैंने सबको बोला कि टीवी पे आऊंगी, तुम देखना। अब मेरे बड़े पापा, वो मतलब पटना में हमारा जो पुश्तैनी घर है, वहाँ पर, मतलब मैंने कहा ना कि वो बिहार में ऐसे बड़े, मतलब वहाँ पे जो कल्चर है ना, लोग उसको बहुत जीते हैं, और वहाँ पर हर कोई एक दूसरे को जानता है। तो बड़े पापा, घर में एक चौकी लगी हुई है, वहाँ पर दरवाजा खुला हुआ है, उन्होंने मोहल्ले के सब लोगों को बुला लिया, छोटे छोटे बच्चे, और मेरे घर का नाम छोटी है, छोटी टीवी पे आ रही, चलो 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 चलो। और जैसे मेरा बुलेटिन हुआ, वो आधे घंटे का था, और मुझे लगता है कि उतनी खुशी मुझे आज, मतलब मैंने बहुत अच्छा नहीं किया उसमें, क्योंकि नई थी यार टीवी देखने का, फर्स्ट टाइम था मेरा। मैं वैसे बिल्कुल बच्ची लग रही हूँ, मैंने वैसे बुलेटिन किया, लेकिन वो खुशी कभी मुझे नहीं मिली, क्योंकि वो खुशी अलग ही लेवल की थी। पहली बार टीवी पे दिख रहे हो, मम्मी पापा सब खुश की बेटी टीवी पे आ रही है। तो सहारा समय बिहार झारखंड से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं आता था, मतलब स्टार्टिंग है ना, मुझे रिपोर्टर से फोन लाइव लेना कुछ भी नहीं आता था, रिपोर्टर से बात करना नहीं आता था, क्योंकि नई थी मैं। लेकिन उसके बाद वो चलता गया, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया, मतलब शब्दों पे कैसे काम करे, क्या करे नहीं करे। और उसके बाद फिर उस सहारा के बाद फिर मैं इंडिया न्यूज गई, फिर जी गई, फिर भारत एक्सप्रेस गई, फिर भारत 24। मतलब कहीं ना कहीं जो रीजनल डायलेक्ट की हमने बात करी, आपने उसका उत्तर भी दिया, कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है, चाहे आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। बिल्कुल। और मतलब मैं कह रही हूँ ना कि इसमें कुछ बुरा नहीं है। मतलब मुझे याद है कि एक बड़े चैनल में किसी ने बॉस से जाके कंप्लेंट कर, बॉस से कंप्लेंट कर दी कि सर प्रिया जब एंकरिंग करती है ना, तो ऐसा लगता है कि भोजपुरी में एंकरिंग कर रही है। अच्छा। अब पता नहीं उसने क्यों ये कंप्लेंट की, और मुझे किसी और ने बताया, मैं यकीन भी नहीं करती, बट क्योंकि किसी ने बोला मुझे ऐसे कि एक बार था तो जाकर के मिल लेना। तो मेरे बॉस बड़े सख्त हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे बुला करके बोला, अच्छा वो डायरेक्ट नहीं बोलते थे, उनसे जूनियर एक आउटपुट हेड थे, वो उनको बोलते थे जी। उन्होंने बोला कि तुम जाकर के उनसे मिलो, आउटपुट हेड से मिलो। मैं गई आउटपुट हेड के पास। मैंने बोला, अच्छा आउटपुट हेड भी बिहार के थे। अच्छा। मैंने उनको जाके बोला, उन्होंने बोला हाँ सर मैं सही हिंदी नहीं बोलती क्या? तो उन्होंने बोला क्यों, क्या हुआ? मैंने बोला पता नहीं, मतलब मुझे मालूम चला कि किसी ने जाके बोला है हाँ। कि मैं भोजपुरी में एंकरिंग करती हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आप बताइए आपको ऐसा लगता है क्या? तो उस दिन सर ने मुझे एक बात बोली, उन्होंने बोला कि प्रिया रीजनल डायलेक्ट बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, इंडस्ट्री में सही बात है, ऐसा एंकर नहीं होगा जिसकी जबान पर ये पता ना चले बात करने के बाद कि वो कहाँ का है, वो आ ही जाता है। और इसमें कुछ भी छिपाने की बात नहीं है, इसको आप जितना एम्ब्रेस करेंगे वो उतना अच्छा है। तो वो
अच्छी बात है कि अगर आपकी जबान पे ये पता चल रहा है कि आप कहाँ के हो, क्योंकि भाई आप उस संस्कृति को आप शो कर रहे हो ना, बता रहे हो, सही बात तो है। उसको प्राउडली आप एम्ब्रेस कीजिए। तो मुझे बात सर की बड़ी अच्छी लगी, और इसके बाद सर ने मुझे बोल दिया, सर बॉस के बड़े सर और बॉस बड़े करीबी थे, तो मैंने बोला कि चलो मेरा काम तो हो गया। तो उसके बाद फिर ये जो रीजनल डायलेक्ट है, हालांकि स्क्रीन पर जब आप रहते हो तो जाहिर है कि आपको उससे निकलना होगा, लेकिन फिर भी अगर आप ऑन एयर नहीं हो या फिर आप मीडिया इंडस्ट्री से दूर भी हो, तो फिर भी इस पे इतना ज्यादा मुझे लगता है शर्म की बात नहीं है। मतलब अगर आप कहीं एक जगह से आ रहे हो तो वो चीज आनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि लोगों को भी लगना नहीं चाहिए कि यार ये क्या है। लोग अगर आप बहुत नॉर्मल किसी को फील करवाओगे तो वो नॉर्मल ही रहेगा ना। तो स्टॉप ना, मतलब इसको करना छोड़ दो कि भाई तुम यहाँ के हो, बिहारी 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 बिहारी। जब आई थी ना तो ऐसा लगता था कि बिहारी कोई गाली है क्या, मतलब ऐसे ए बिहारी इधर आओ, ये क्या तरीका है भाई। मतलब रिस्पेक्ट करना। हाँ, लोग मुझसे कहते हैं कि जब भी तुम्हें कोई ऐसा बोलता है कि बिहारी, अरे बिहारी है ना, बिहारी है ना, तो तुम, मतलब मुझे वाकई बहुत गुस्सा आता है। तो मेरा जवाब ये होता है कि भाई अगर तुम मुझे बोल रहे हो कि बिहारी, तो तुम अच्छे से बोलो ना, और बिहारी क्या हाल है, ऐसे बोल सकते हो ना, और बिहारी खाना खाए क्या, ये बिहारी बता नहीं कैसे होगा। लेकिन लोग पता कैसे बोलेंगे, ए बिहारी हो क्या, यहाँ अरे जाओ यहाँ से। ये सच में होता है, ये सच में होता है यार, हर इंडस्ट्री में। मैं इंडस्ट्री में इन जनरल बात कर रही हूँ, इन जनरल, अच्छा बात कर रही हूँ, इंडस्ट्री को आप अभी साइड करो। लेकिन इन जनरल आप देखोगे, आप कहीं गाड़ी चला रहे हो, सपोज आप ड्राइव कर रहे हो, कोई आपको रॉन्ग कट लेकर के आ गया, आपकी जुबान से एकदम ए बिहारी हट यहाँ से, ये क्या है। मतलब आपने बिहारी शब्द को एक गाली क्यों समझ ली है। वही है ना कि आप जब अगर उसको प्यार से बोलोगे, आप प्यार से तो बोल सकते हो ना, और किसी के माथे पे थोड़ी ना लिखा हुआ है कि कोई गलत है कोई सही, तो वो बिहार का ही होगा। तो मुझे लगता है कि वो सोच लोगों को भी बदलनी होगी। और जो लोग बिहारी शब्द को गाली बना रहे हैं, भाई रुक जाना। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप बोलोगे तो फिर वो, क्योंकि अगर वो वाकई बिहारी हो तो वो बिहारी शब्द को गाली तो सुनेगा नहीं, फिर वो जब जवाब देगा तो सोच लो, तो मजा आएगा। अच्छा, जैसे अभी मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हूं, और ऐसे काफी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो भी मास कम्युनिकेशन परस्यू कर रहे हैं, और आगे कोई भी अगर इस फील्ड को परस्यू कर रहा है, इस प्रोफेशन में है, उनको आगे ये आइडिया रहता है कि मुझे इस फील्ड में आगे टॉप न्यूज चैनल्स के साथ काम करना है। काफी लोगों जो मास कम्युनिकेशन करते होते हैं उनको ये रहता है कि जब मैं जाऊंगा तो मैं कैसे एंट्री कर सकता हूं टॉप न्यूज चैनल्स में। जैसे हम देखते हैं अंजना ओम कश्यप को हम देखते हैं, काफी सारी जो बड़ी टॉप न्यूज एंकर्स हैं। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, व्हाट इट टेक्स टू बी द पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। बिकॉज एक लाइन है कि अगर ऑडियंस को आप पसंद आ गए तो आप टीवी पर दिखोगे, आप ऑन एयर आओगे। तो व्हाट इट टेक्स टू बी इन दिस फील्ड एज अ फ्रेशर। मुझे लगता है कि एज अ फ्रेशर पहली बात तो ये कि आप कोई एम लेकर के एज सच बिल्कुल किसी भी चैनल में मत जाओ। मतलब कि आप अगर एम एज इन कि आपको बस एंकर ही बनना है, क्योंकि जब व्यक्ति के मन में वो बात आ जाती है ना कि भाई मुझे एंकर बनना है, तो आपको सारी चीजें छोटी लगने लगती है। अब देखो, कोई सोचेगा कि भाई मैं तो एंकर बनूंगा, तो हम जो एंकर्स होते हैं ना, मतलब आप किसी भी वहां पे जाओ, किसी भी न्यूज चैनल में जाओ, आपको वहां पर सबसे अच्छा, मतलब बहुत बेसिक है, बहुत नॉर्मल है, आपको लगेगा कि भाई एंकर क्या है यार, अलग ही लाइफ है। मतलब ऑब्वियसली कोई ऐसे बंठन लग्जरियस लाइफ है, लग्जरियस लाइफ, कोई किसी के कपड़े बहुत अच्छे, किसी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, प्लीज बिल्कुल टिप टू टो। क्योंकि हम मीडिया इंडस्ट्री में से नॉर्मल एज इन, और हम भी एंकरिंग से पहले और एंकरिंग के बाद भी देखोगे ना, हम कैसे भी चले जाते हैं, नाइट सूट पहन के चले जाते हैं ऑफिस, क्योंकि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम कैसे भी चले जाएंगे। मतलब आप देखोगे, शायद अगर कोई भी एंकर होगा, आप नॉर्मल जैसा उनको स्टूडियो में देखोगे ना कि बिल्कुल ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरी तरीके से अच्छे स्मार्ट, शायद अगर वो ऑफिस पहुंच रहा होगा, मतलब मेकअप लेने से पहले, वो आप देख करके पहचान नहीं पाओगे कि भाई ये वही है जिसको हम टीवी पे दिखते हैं। क्योंकि हम कैसे भी चले जाते हैं, क्योंकि बस टाइम नहीं होता यार। अगर मान लो सुबह किसी को 5 बजे का 6 बजे का बुलेटिन पिक करना है, तो ऑब्वियस है कि वो सुबह सो करके उठ रहा है 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, और ऐसे उठने के बाद लंच वंच पैक करने के बाद 9 घंटे आपको ऑफिस में जाके काम करना है।
किसके पास इतना टाइम होगा कि वो बिल्कुल सोचे कि अच्छे कपड़े कैसे पहनूं, प्रेस करूं कपड़े, नेल पेंट कौन सी लगाऊं, मेकअप कौन सा लगाऊं, किसके पास टाइम कैसे बन ठन के जाऊं, कैसे बन ठन के जाऊं, कोई नहीं करता। तो हमारे पास जो नॉर्मल होता है नाइट सूट वगैरह जो भी है वो उठा करके पहन लेते हैं, क्योंकि ऑफिस जाकर के हमें चेंज ही करना होता है। तो हम एंकर्स वगैरह ऐसे हैं, बहुत नॉर्मल नाइट सूट, मतलब कुछ भी ऐसा हल्का कुछ भी पहन लिया, क्योंकि हमें ऑफिस जाकर के चेंज ही करना तो है। वहां जाके ड्रेसअप होते हैं या घर से? नहीं, वहां जाकर के हम ड्रेसअप होते हैं, वहां पर हमारे कपड़े होते हैं बाकायदा, हमारे लॉकर्स वगैरह सब होते हैं। ऑफिस से भी बहुत सारे जो न्यूज चैनल है वो तो कपड़े देते भी हैं आपको। कुछ कपड़े आप खुद भी अगर जैसे अगर आपको पसंद है अच्छा दिखना, क्योंकि आप सब चाहते हैं कि अच्छा दिखे, तो आपके पर्सनल कपड़े भी होते हैं। तो जो भी होता है वहाँ पे वार्डरोब में आपका लगा होता है, स्टाइलिस्ट होता है, वो आपके कपड़े निकाल करके रखता है कि मैडम आपको आज ये पहनना है, कलर्स के अकॉर्डिंग वो निकाल करके रखता है, आप जाओ और वो कपड़े पहनो और फिर एडिटिंग करो। तो हमें नॉर्मल ये भी लगता है कि भाई हमें 8-9 घंटे तो ऑफिस वाले कपड़े में ही रहना है, तो फिर हम नॉर्मल कपड़े पहन के तो जा सकते हैं। तो वैसे ही है कि नॉर्मल कपड़े पहन करके चले जाते हैं। तो लोगों को ये लगता है, जब भी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि लोगों को ये लगता है जो इंटर्न्स होते हैं कि भाई एंकर तो बड़े अच्छे हैं। मैं खुद इस पे ना, मतलब क्योंकि मैं बड़ी अट्रैक्ट होती थी कि भाई मतलब एक मुझे याद है कि जब मैं फोकस न्यूज़ में इंटर्नशिप कर रही थी तो एक बहुत अच्छी एंकर हुआ करती थी। मैं उनको इतना स्टॉक करती थी, यार ये कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, प्रोफाइल को, हाँ प्रोफाइल को। और वो जब वो बगल से गुजरती भी थी तो मुझे लगता था यार एक दिन तो ऐसा बनना है। तो यही है कि जब आपके मन में ये चीज आने लगती है ना, तो आपको फिर सारे काम आपको छोटे लगने लगते हैं। तो जब भी आप किसी भी न्यूज चैनल में जा रहे हैं, आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये मत सोचिए कि भाई मैं तो एंकरिंग ही करूंगा, मैं एंकर ही बनूंगा, मेरे को रिपोर्टिंग ही करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्योंकि एक न्यूज चैनल में जो एंकर भी होता है उसको सारी चीजें आती हैं, वो लिखना भी जानता है, वो आपको विजुअल्स भी बता देगा कि आप ये विजुअल्स लगाइए, वो बहुत हद तक आपको ग्राफिक्स के बारे में भी उसको जानकारी होती है, उसको सब कुछ पता होता है, उसको मेकअप भी आता है। तो वो पूरा एक पूरा प्रोसेस है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बहुत कुछ मतलब करना नहीं, एक पर्सपेक्टिव लेके ना चले, एक ये सोच करके हम नहीं चले कि भाई आपको तो जाकर के एंकर ही बनना है। जब आप ये सोच करके जाते हो ना तो फिर आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जो भी मिल रहा है, जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान बटोरो। और आजकल तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं वहीं पर बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो इंटर्नशिप वगैरह के लिए आ जाते हैं कि आप इंटर्नशिप के लिए लोग भेज दीजिए, या फिर जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं क्या वो जाकर के कह देते हैं कि यहाँ इंटर्न की जरूरत है, तो वो तो इंटर्न मैनेज हो जाता है, वो मैनेज हो जाएगा। आप इंटर्न तो किसी भी चैनल में बन जाओगे, लेकिन कोशिश ये करो कि आप अच्छा काम कर रहे हो। पता है, अच्छा जो काम करते हैं ना उनकी हमेशा पूछ होती है, वो लोगों को हमेशा चाहते हैं कि वो काम करें। इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप करने के बाद कहीं पर भी हो आप, वो आपको पेड कर देंगे, पेड इंटर्नशिप करो। उसके बाद वहाँ पर अगर आपने अच्छा काम किया तो लोग आपको रख भी लेंगे, फिर आप वहाँ पर जॉब में आ जाओगे। उसके बाद बाय द टाइम अगर आपको लगे आप अपने शब्दों को ठीक करो, काम करो, खुद पर काम करो, खुद पर जितना काम करोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। अगर मैं भी एंकर हूँ तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं एंकर एकदम से बन गई। मुझे याद है कि मैंने टीपी चलाया है एंकर्स के लिए, वहाँ पीसीआर में बैठ के, हाँ पीसीआर में बैठ करके टीपी चलाया है मैंने स्टोरीज, मैंने डेस्क पे काम किया है, मैंने प्रोग्राम्स वगैरह बनाया है। तो मैं असाइनमेंट पे मैंने काम किया, मैंने फोनो पैच किया है रिपोर्टर्स के, मैंने फीड देखी है कि कौन सी फीड आ रही है, मतलब फीड एज ए जो स्टोरी रिपोर्टर्स भेजते हैं वो स्टोरी मैंने ये किया है, आगे बढ़ाया है। तो ये सारा काम मतलब ऐसा था कि जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तो हमारे ऑफिस में 3-4 फ्लोर्स हुआ करते थे, लाइब्रेरी में जाकर के आपको शॉर्ट्स निकलवाने होते थे। मैं मतलब ऐसा था कि कितनी बार, मतलब 1 घंटे में 5-6 बार ऊपर नीचे करते रहते थे सिर्फ फाइल्स लाने के लिए। तो बहुत नॉर्मल है और ये बहुत कॉमन है। तो आप कहीं पर भी जाओगे, किसी भी काम के लिए मना मत करो कि मेरे को ये नहीं करना। आप जाओ, काम करो, अच्छे से करो। और अगर आपको वाकई में लगता है कि आप एंकर बन सकते हो तो एक टाइम के बाद आप बोलो कि सर मैं ट्राई कर सकता हूँ क्या। धीरे धीरे शुरुआत होती है, कहीं कोई अच्छा मिलेगा तो आपको मौका जरूर देगा, लेकिन वो पूरा प्रोसेस उसको जियो, भागो स्टेप बाय स्टेप। हाँ मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको लगेगा जो आपके साथ के भी हैं कि भाई इसने तो इतना स्ट्रगल नहीं किया। मेरे साथ भी बहुत मेरे जानने वाले ऐसे, जैसे मैंने पूरा ये लाइफ जिया है, मैं वहां से लेकर के यहाँ तक आई हूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे जानने वाले हैं जिनको बहुत जल्दी चीजें मिल गई। जैसे किसी ने कोई बस आया इस इंडस्ट्री में और वो एकदम फेम ये सब मिल गया। हाँ लेकिन फिर जब मैं देखती हूँ खुद को और मैं अगर कंपेयर करना शुरू करूँ तो मुझे लगेगा कि भाई वो तो कहाँ पर पहुंच गया। लेकिन दूसरी चीज है कि जो चीज मैंने जी है वो शायद उसने नहीं जी है, मैंने सीखी है, एक्सपीरियंस लिया है। और जब आप सीखते हो ना तो आपको मालूम होता है कि भाई आप किसी भी सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हो। मतलब अगर आप डेस्क पे काम कर रहे हो और
ट्रस्ट मी, अगर आप डेस्क पे काम कर रहे हो, आप खबरें लिख रहे हो, कभी भी शब्दों की कमी नहीं होगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा जब भी आप एंकरिंग कर रहे होते हो, कई बार ऐसा होता है कि आप रिपीट कर देते हो कुछ शब्द को, लेकिन जब आप डेस्क पे लिखना शुरू करते हो, पढ़ना शुरू कर देते हो, तो आपको लगेगा कि यार इतने सारे शब्द हैं। आप हमेशा नए शब्द सीख रहे होते हो, तो वो पूरी फहरिस्त होती है, पूरी लिस्ट होती है कि भाई आप कुछ भी बोल सकते हो। तो काम करना जरूरी है, तो बस काम से हार मत मानो और ये मत सोचो कि भाई मुझे एंकर ही बनना है। अगर जब ये सोचने लगोगे तो कभी नहीं बन पाओगे। बस जो मिल रहा है बस सीखते जाओ। हालांकि मिशन आपका वो है, पर उसको अपने तक रखते जाओ। बस जब आगे आपको लगे, घर पे खूब प्रैक्टिस करो। अच्छा, एंकर बनने में सबसे अच्छी बात ये है कि इतना इजी है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप घर जाओ, शीशे के सामने, वहां पर खुद को देखो, एक कंप्यूटर रख लो और कंप्यूटर पे लिख लो हिंदी में, अगर आपको टाइपिंग अच्छी आती है तो, और फिर उसको नीचे स्क्रॉल करते जाओ और ऐसे पढ़ते जाओ। आपको पता चलता है, प्रैक्टिस करते जाओ, रिकॉर्ड करते जाओ, घर वालों से बोलते जाओ। जितना ज्यादा आप ये सब करोगे आपको अच्छा लगेगा और फिर आप शब्दों को जान पाओगे। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कैमरे का जो बटन ऑन होता है ना, बहुत लोगों की जुबान नहीं खुलती। आप ऐसे तो चाहे जितना भी ज्ञान दे दो, लेकिन कैमरे के साथ बोलना ना आसान नहीं है। सही बात तो इसके लिए करेज चाहिए। तो पहले वो करेज जुटाओ तो खुद में वो बन तो पाओ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग, मैंने बहुत ऐसे एंकर्स को देखा है कि मतलब आए तो थे वो एंकर बनने के लिए, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ अब कुछ समझ ही में नहीं आया। क्योंकि तब आप रियलाइज करते हो कि यार आपको तो पूरी दुनिया देख रही है। जैसे आपने बात करी कि कैमरा के सामने आकर कुछ लोग चुप हो जाते हैं, नहीं बोला जाता। वैसे ही मतलब मैं रिलेट इसलिए कर पा रही हूँ बिकॉज काफी लोग ये सोचते हैं कि कैमरा के पीछे जो बोल रहा है काफी इजी है बोलना। मतलब कैमरा शुरू हुआ, बस जो लिखा है बोल दिया, या लिखा नहीं भी है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, काम खत्म हो गया। ना उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है ना कुछ। लेकिन जो काम जो कर रहा है, अगर आप उस फील्ड में आते हैं, इफ यू स्टेप इनटू दैट शू, you know the value, you know how much it takes to be on that position, वो पता चलता है। आपने बात करी न्यूज रूम की, तो अगर हम जब आपकी बात करें तो आप न्यूज एंकर हैं, तो न्यूज रूम का सीन क्या होता है? बिकॉज हम तो कैमरा पे देखते हैं कि एकदम से फ्लैश हुआ, कुछ लाइटनिंग की आवाज आई, एकदम से आ गया कि हाँ यहाँ पर बर्फ पड़ गई, यहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर ये हो गया। लेकिन न्यूज रूम के पीछे का सीन क्या चल रहा होता है? कभी कभी जैसे आपने हमें न्यूज बताई, लेकिन सारी न्यूज का इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है? बेसिकली न्यूज रूम का जो माहौल होता है वो बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म, हर टाइम। और उसका क्या वजह है? और वो होना भी इसलिए चाहिए क्योंकि भाई आपको खबरें पहुंचानी है ना लोगों तक, कुछ गलत ना चले। क्योंकि न्यूज चैनल्स की क्रेडिबिलिटी होती है। लोग जो देख रहे होते हैं वो यकीन कर रहे होते हैं ना, उन पे विश्वास कर रहे होते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे न्यूज चैनल, वैसे भी आप देखोगे कि बहुत कम ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जिस पर वाकई जो लोग देखते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन सोशल मीडिया के साथ अब क्रेडिबिलिटी नहीं है। मतलब आप कुछ भी सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ खबरें ही जाननी है तो आपको सोशल मीडिया पर तो मिल जाएगी। लेकिन जब आप न्यूज चैनल देख रहे हो तो आपको लगता है कि भाई अगर न्यूज चैनल कोई है तो उसके साथ वो विश्वसनीयता है ना, वो क्रेडिबिलिटी है। सबकी निगाह होती है, बॉसेस वगैरह देख रहे होते हैं कि कुछ भी गलत ना चले, कोई भी बड़ी खबर आए, कोई भी हैपनिंग खबर आए, आप न्यूज रूम में अगर जाओगे आपको लगेगा क्या हो गया, उधर से आवाज आ रही है, वो फाइल बढ़ाओ, वो फाइल बढ़ाओ, वो विजुअल्स दो, तो माहौल बड़ा गर्म होता है। अच्छा, उसके पार्ट होते हैं, असाइनमेंट की टीम होती है, असाइनमेंट की टीम अलग होती है, वो रिपोर्टर से कोऑर्डिनेट करती है, वो खबरें लेती है, वो टीम भेजती है आउटपुट को, आउटपुट की जो टीम होती है उसको प्रोसेस करती है, खबरें लिखती है, खबरें विजुअल्स वगैरह उसमें अटैच करती है। फिर उसके बाद पीसीआर की टीम होती है, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, जो कि आखिरी वो है, और स्टूडियो भी क्योंकि इसके अंदर है। वो डायरेक्ट जब एंकर आप टीवी पे देखते हो वो पीसीआर से कनेक्टेड होता है, तो एंकर के पास उस टाइम जो भी कमांड आती है वो पीसीआर के थ्रू। पीसीआर क्या होता है? प्रोडक्शन कंट्रोल रूम। तो ईयर्स में लगा होता है? क्या होता है वो? एक्चुअली पीसीआर वो डिपार्टमेंट है, तो उसमें आपके अलग अलग डिपार्टमेंट, साउंड वाला होगा, एक स्विचर होगा, एक पैनल प्रोड्यूसर होगा। एंकर जो होता है वो स्टूडियो में होता है, तो आपके पास जो भी कमांड आ रही है वो आपको पैनल प्रोड्यूसर भेजता है। जो पैनल वाला जो बंदा बैठा हुआ है, वो बंदा जो कि स्क्रीन पर क्या क्या चल रहा है वो उसी के थ्रू जाता है टीवी पे। तो वो बंदा आपको कमांड देगा कि प्रिया ये बड़ी खबर आ गई है, ये आ गया है। तो आउटपुट में जो बंदा बैठा हुआ है रन डाउन पर, वो बंदा बताएगा उसको, पीसीआर वाले को, पैनल प्रोड्यूसर को, पैनल प्रोड्यूसर एंकर को कमांड देगा कि ये खबर आई है। कुछ बीच में चेंज होता है वो भी बताता है? चेंज एज इन
जैसे मान लो आप कोई खबर कर रहे हैं, ठीक है, बुलेटिन आप पढ़ रहे हैं, बीच में कोई आपके पास खबर आ गई कि ये खबर इंपॉर्टेंट है, आप एकदम ये पढ़ के सुनाइए, तो ऐसा भी हुआ है? ये बहुत बार, वो तो बहुत नॉर्मल है, हर दिन ऐसा होता है, हर बुलेटिन में ऐसा होता है। मतलब कोई बड़ी खबर आ गई, अगर मान लो मैं बुलेटिन कर रही हूँ और एकदम से खबर आ गई कान में कि यार एक और लिस्ट जारी हो गई, या फिर कहीं पर बहुत बड़ा हादसा हो गया, एकदम से खबर सामने आई और हमारे पास लिखने तक का टाइम नहीं है। आपका उस टाइम होता है कि सिर्फ एंकर को बोलो और उसके बाद हम ब्रेकिंग पे जाएंगे, तो एकदम से वो कमांड देगा आपके कान में और आपको फिर बोलना शुरू कर देना है। इसीलिए एंकर के लिए ना आपको जानकारी जुटानी बड़ी जरूरी है। आप भाई, आपके पास अगर मान लो एक लाइन आई है कि दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, 5 और 8 फरवरी को चुनाव होगा, सिर्फ ये आपके पास कान में आवाज आ गई कि चुनाव के डेट्स आ चुके हैं, इतने इतने दिन को चुनाव है। अब भाई आप बोल रहे हो, जब तक आपका रिपोर्टर कनेक्ट नहीं होता, जब तक आपको कोई जानकारी नहीं दे रहा है, आप कैसे 3 लाइन बोलते जाओगे? आपको तो पूरी पृष्ठभूमि तो देनी होगी ना कि भाई ऐसे ऐसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, कितनी विधानसभा की सीटें हैं, पिछले साल क्या हुआ था, कब से आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी को लोकसभा में कितनी सीटें यहाँ पर आई थी, कांग्रेस को कब तक यहाँ से ये नहीं मिल रहा, ये पूरा आपको बताना होगा ना। इसका इतिहास भी आपको तो मालूम होना चाहिए ना। ये कांग्रेस की भी शीला दीक्षित यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रही, भारतीय जनता पार्टी को कितना वक्त लगा तब वो सत्ता में नहीं आई यहाँ पर, ये चुनाव किस लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब सब नॉलेज, कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो वो ऐसा नहीं कि वो एकदम से आएगा, वो आप जब बिल्कुल पढ़ोगे तभी आएगा, जब आप इन डेप्थ पढ़ोगे, जानकारी जुटाओगे तभी आएगा। तो ऐसे लोग जब बोल देते हैं ना एंकर्स को लेकर के कि यार ये जो एंकर है क्या है, बस मेकअप वेकअप लगा लिया और टीवी पे बैठ गए, ऐसा नहीं होता। एंकर्स बहुत तैयारी करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। आप देखोगे हमारे साथ भी ऐसा होता है कि इलेक्शन को लेकर के हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं, हम कोई भी इम्पोर्टेंट दिन है उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको आपकी टीम प्रोवाइड नहीं करेगी ना। वहां पर जब आप हो, आप अकेले हो, सबकी निगाह आप पर है, आपका करियर है, आपका फ्यूचर है, आप उसे कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हो? सही बात है। देखने में बड़ा आसान लगता है कि भाई ये तो मेकअप वेकअप पोत करके टीवी पे बैठी हुई है, अभी ज्ञान देगी, लेकिन आप सोचोगे वो एंकर की कितनी मेहनत है, उसने कितनी पढ़ाई की है। आप हमारे फील्ड में, भाई हम भी तो इंसान है ना, हमारी भी तो फैमिली है। आप सोचो मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरे घर का काम करते हैं। मैं खुद अगर अपना बताऊं तो घर में झाड़ू पोछा मेरे साथ मेरी स्टेला है, तो उसका पूरा ख्याल रखना, ये सब कुछ करने के बाद मैं ऑफिस जाती हूँ और ऑफिस से आने के बाद फिर मैं एग्जॉस्टेड होती हूँ 9-10 घंटे के बाद, उसके बाद फिर मेरे को वर्कआउट करना होता है। तो ये तो पूरा वो हो जाता है ना। मतलब आप समझ रही हूँ मैं, कोई बंदा कितने प्रेशर में रहता है, इतना काम होता है, कोई मैरिड है, उसके बच्चे हैं, वो सब उसको बच्चे की भी टेंशन है। आपके घर में अगर कोई कुछ बीमार है, फिर भी आप बुलेटिन में हैं, आपके सामने कुछ भी चल रहा हो, लेकिन फिर भी आपको दर्शकों के सामने हंसते मुस्कुराते हुए जवाब देना है। क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता क्वेश्चन है या एक फनी स्टेटमेंट है, बट कभी लड़ाई हुई आपस में न्यूज एंकर्स के बीच में कि ये न्यूज मैं डिलीवर करूंगी या ये न्यूज मैं डिलीवर करूंगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि लड़ाई हो। सिलेक्ट होते हैं पहले से, हमारा रोस्टर बनता है। अच्छा। तो रोस्टर जो हमारे हेड होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। अगर मान लो, क्योंकि हर चैनल में ऐसा होता है ना कि मिक्स्ड होते हैं, कोई बहुत सीनियर एंकर्स होते हैं, कोई थोड़ा जूनियर होते हैं, कोई बिल्कुल फ्रेशर होते हैं। तो मतलब ये बट ऑब्वियस है कि आप अगर कोई बहुत बड़ी खबर, आपको मालूम है कोई हैपनिंग खबर है, उस टाइम पे कुछ होना है, यानी कि कुछ भी होना है, मतलब अगर मान लो स्पेस मिशन हो या फिर कुछ भी इलेक्शन हो, रिजल्ट आने वाला हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट बनाते हो, शिफ्ट चार्ट होता है, तो पहले से तय होता है कि ये एंकर ही करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई लड़ाई वाली कोई सिचुएशन ऐसे नहीं बनी। तो ऐसा कभी नहीं, बुलेटिन्स को लेकर के तो लड़ाइयाँ नहीं हुई, कभी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। और मैं मतलब हो सके कहीं और ऐसा होता है, बट सच मेरे साथ तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ। जैसे आप बुलेटिन पढ़ते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर सामने होता है, तो कभी ऐसा हुआ हो कि कोई वर्ड गलती से कुछ और निकल गया हो? हुई है कभी गलती? कोई इंस्टेंस याद हो आपको? मतलब एज सच तो नहीं, बट ये मतलब मुझे लगता है कि बड़ा कॉमन, और खास तौर पर जो बाहर के जो लोग आते हैं ना, पहले तो मेरे से बहुत होता था। अच्छा, पहले मैं आपको बहुत फनी इंसिडेंट बता जी। जब मैं सहारा में थी तो आई वाज लाइक वेरी न्यू, तो मेरे सामने मेरी टीवी पे 85 लिखा था, 86 लिखा था। अच्छा, 86, और मुझे उस वक्त नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, तो मुझे नहीं पता था। तो मैं ऑन एयर उसको पढ़ रही थी और इसके मेरे पीछे कैमरा पर्सन बैठा था, तो मैंने पढ़ते पढ़ते उसको बोला 86 को हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसे ही बोला था मैंने, ऐसे घूम के 86 को हिंदी में क्या कहते हैं। और उसके बाद मेरे कान में मुझे भी नहीं पता बोलता, प्रिया ऐसे नहीं कर सकते। मैंने बोला क्या हो गया? लाइव था वो।
मैंने बोला कि मुझे नहीं, और मैं एकदम से बिल्कुल डर गई, मैं सहमी हुई हाँ। यार, मैं बिल्कुल और मैं सही कॉलेज बात में है, थी हाँ, ना उस वक्त, और एकदम से मैंने ऐसे ही बोला 86 को हिंदी में क्या कहते हैं, पढ़ते पढ़ते जैसे नीतीश कुमार ने इतने करोड़ का लोकार्पण कर दिया, तो मैंने बोला नीतीश कुमार ने 86 को हिंदी में क्या कहते हैं, उसके बाद वो तो 86 नहीं बोल सकते आप? मतलब बोल सकते हैं, पहले पता नहीं था ना, क्योंकि पहले तो ऐसा है कि भाई जब नए नए आते हो ना, तो अभी जैसे मुझे इतने साल हो गया तो मुझे मालूम है कि मैं अगर मुझे नहीं मालूम याद नहीं है कि 89 को 89 कहते तो मैं 89 बोल दूंगी, मुझे नहीं पता कि 86 को 86 बोलते हैं तो मैं 86 बोल दूंगी, तो मतलब इतने टाइम के बाद, लेकिन उस वक्त मैं बिल्कुल नई नहीं थी ना, तो मुझे क्या पता कि 86 को क्या बोलते हैं, तो मैंने एकदम से बोल दिया। फिर उस दिन मुझे पीसीआर ने डांटा कि ऐसे नहीं कर सकता, जो सब सारे बड़े सीनियर लोग, बहुत अनुभवी लोग, तो मैंने सबसे सीखा है, तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला, मैं घर आई, मैंने बोला कि यार मैंने ऐसा कर दिया, तो उसके बाद मेरे घर पे मतलब ये बड़ी अच्छी चीज है, और मुझे लगता है कि हर फैमिली में होना चाहिए। टच वुड, आई एम वेरी लकी कि मेरे को मतलब हर किसी ने हेल्प की है मेरी इस पूरी जर्नी में, मम्मी पापा भैया दीदी, मेरी स्टेला भी बड़ी सपोर्टिव है, मतलब स्टेला मेरी पेट है। अच्छा, तो वो कैसे सपोर्टिव है? अब मैं बताती हूँ वो कैसे सपोर्टिव है। तो मैं अपने भाई को जब बोलूंगी कि भैया मुझे तो बोल दिया है, मैंने ऐसे बोला तो मुझे डांट पड़ी, तो मेरा भाई कोई बात नहीं मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो अपन जब भी गाड़ी से बाहर जाते कहीं, तो वो गाड़ी के जो नंबर्स नहीं होते पीछे लिखे हुए, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, और मैं ऐसे करके लिटरली मैं ऐसे करती थी, मुझे सीखना बड़ा पसंद है, याद करना बड़ा पसंद है, तो मैं गाड़ी के ऐसे नंबर्स देखती थी पीछे, जैसे कि लिखा है 82 8259, तो मैं उसको हिंदी में बोलूंगी, ऐसे मैंने याद किया। अच्छा, 82 59 ऐसे करके कि मुझे कभी दिक्कत ना हो। तो ये उस दिन के बाद से मैंने मतलब मुझे लगता है ये सिलसिला 1 साल तक चला कि मैं ऐसे गाड़ी के पीछे नंबर्स देख के उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। अब पता है? हाँ, भाई मुझे बोलता है घर पर, अब तो इतने साल हो गया, भाई मुझे बोलता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, फिर मैं बताती थी, तो ऐसे चला। तो कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत चीज आप गलत बोल देते हैं, फिर माफ कीजिएगा, क्योंकि हम भी इंसान है ना, हमारे से भी गलतियां होती हैं, और बहुत नॉर्मल भी है कि अगर आप यार एक नॉर्मल इंसान दिन में कितने शब्द बोलता है, और एक एंकर कितना ज्यादा शब्द बोलता है, तो ऐसा बहुत स्वाभाविक है कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप कभी कुछ गलत बोल दो, कभी कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए, तो फिर माफ कीजिएगा, फिर शुरू कर देते हैं, तो ये बड़ा नॉर्मल है। अच्छा, अगर हम जर्नलिज्म पर वापस आ जाएं, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि मेंटली एंड फिजिकली बहुत डिमांडिंग फील्ड है जर्नलिज्म, राइट? और ये भी कहा जाता है कि चैलेंजेस काफी रहते हैं इस फील्ड में। अगर हम इस फील्ड की बात ना भी करें तो किसी भी फील्ड की बात करें, चैलेंजेस आर इन एवरी फील्ड, राइट? तो जर्नलिज्म इज नॉट फॉर फेंट हार्टेड पीपल, दिस इज सेड बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग्स करते हैं, जैसे आपने करी हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो ग्राउंड जीरो में जब आप जाते हैं, जब आप लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं, तब आपको कहीं ना कहीं ऐसा होता है, कोई इंस्टेंस आपको याद है कि उन्होंने कोई बात बताई हो, जैसे मान लो अगर किसी आपने पॉडकास्ट किया कोई एसिड सर्वाइवर से, ठीक है, एसिड अटैक सर्वाइवर से, या आप कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग पे गए, वहां पर कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया हो या बर्निंग इंसिडेंट हो गया हो जो अभी तक कहीं ना कहीं आपको काफी दिनों तक परेशान करा हो, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? हाँ, मुझे याद है कि मैं बिहार में चमकी बुखार का बहुत ज्यादा हुआ था, मुजफ्फरपुर में, और वो इसलिए हुआ था लीची लोग खा रहे थे और एकदम से हुआ कि बच्चों की तबीयत बिगड़ गई उसी टाइम। हाँ, उसी टाइम बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और कितने बच्चों की मौत हो गई थी, और मैं एंकरिंग कर रही थी, और उसके बाद जब फील्ड पे जब मैं गई तो माँ रो रही थी यार, जब आप उनसे मिलो, क्योंकि जब बच्चों की मौत होती है ना, बच्चे जब चले गए उनके, हाँ, तो मतलब एक माँ का जो इमोशन होता है ना, उसका मतलब आप उसको बोल ही नहीं सकते हो, आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप उनको सांत्वना दे सकते, आप कुछ भी नहीं बोलोगे यार, किसी ने अपने बच्चे को खो दिया है, आप उसको क्या कह सकते हो कि उनको अच्छा लगे, उनको अच्छा लगेगा ही नहीं। उस टाइम पर वो इतने रोई जा रही थी, मतलब रिपोर्टिंग करते वक्त बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे भी आंखों से बिल्कुल आंसू निकल जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, आप कुछ बता रहे हो उसको, मतलब आप एंकरिंग कर रहे हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो, मतलब वो इतना इमोशनल होता है कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मतलब वो होने देना चाहिए लोगों को, मतलब ऐसा कई बार होता है कि आप मतलब हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम इंसान ही है ना, तो जब भी एंकरिंग कर रहे हैं तो भावुक हो जाते हैं, वो बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अब जो दर्शक है वो भी समझते हैं कि हाँ यार मतलब ऐसा है, और मुझे लगता है कि जो दर्शक देख भी रहा है वो भी भावुक हो जाता है, वो भी इमोशनल हो जाता है, तो बड़ा मतलब मुश्किल से खुद पे कंट्रोल पाना होता है कि चलो ठीक है, अब आपको आपका ये काम है, आपको ये बता करके उसके बाद आप रिलैक्स कर लो थोड़ा टाइम, वैसा ये बहुत नॉर्मल है, और कई बार ऐसा होता है, कई बार होता ही है। अच्छा, आपने स्टेला वाला पूछा, हाँ, कि स्टेला कैसे सपोर्ट, हाँ, वो कैसे सपोर्ट करती है? हाँ,
एक्चुअली पहले ना मैं बहुत ज्यादा पेट फ्रेंडली नहीं थी। अच्छा। तो मुझे मैं कहीं पे भी जाती थी मुझे बड़ा डर लगता था। फिर मेरा भाई लेकर के आया स्टेला, सेंट फर्नांड है वो। अब जब रखने लगते हो अपने पास पेट तो आप उससे इतना अटैच हो जाते हो ना कि वो बिल्कुल आपके घर पे बच्चे की तरह हो। डर नहीं लगता बिल्कुल बच्चा। मतलब मैं जहाँ सो रही हूँ मेरी स्टेला बिल्कुल मेरे बगल में सोती है। अच्छा, जब ये पेट्स होते हैं उनका ऐसा है कि आप जब घर जाओगे तो अपनी पूंछ हिलाते हिलाते वो आएंगे, आपको प्यार करने के लिए वो आएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि घर पे कोई आपका इंतजार कर रहा है। राइट। मेरी स्टेला ऐसी है कि आई डोंट नो हाउ, पता नहीं इन एनिमल्स में पहले से ही होता है कि वो समझ जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। कई बार ऐसा होता है कि मान लो मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है और मैं सोई हूँ, मुझे पता नहीं मैंने अलार्म कितने बंद कर दिए और एकदम से मैं 5 बजे अगर मान लो मुझे निकलना है, स्टेला मेरे पास आएगी मुझे ऐसे ऐसे करेगी। मतलब उसको कैसे पता है? आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता कि इसको कैसे पता है, लेकिन वो मुझे उठाने के लिए ऐसे ऐसे करेगी। उसके बाद मैं उठूंगी। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार, मुझे लगता है कि हर दूसरे दिन मेरे साथ ऐसा होता है कि सुबह 4 बजेंगे, भले ही मेरी शिफ्ट ना हो, मतलब भले ही मेरा ऑफ हो, स्टेला मेरे रूम में आएगी और वो भौंकना शुरू करेगी। अगर वो मेरे बगल में सोई हुई है तो वो ऐसे ऐसे करना शुरू करेगी हर दिन 4 बजे। और तो मतलब काम में सपोर्टिव है। हाँ, मतलब पता नहीं हाँ, मतलब वो जो एक्सपर्ट्स होंगे वही जानते होंगे, लेकिन मेरे साथ ये हर रोज होता है कि वो सुबह 4 बजे मतलब वो भौंकना शुरू कर देगी और मेरी नींद उसी से खुलती है कि चलो ठीक है 4 बज गए। और जब मेरी शिफ्ट नहीं होगी मैं बोलूंगी इस तरह सो जाओ अभी नहीं, आज नहीं जाना। तो सुनती है। तो उसके बाद ना मतलब आधे घंटे वैसे परेशान होगी, उसके बाद जाके वो सो जाएगी, वो नहीं कुछ करेगी, वो सुनती अच्छा। है। उसके बाद मेरे भाई, अगर मेरा भाई मुझे बोलेगा कि कितने बजे तुम आ रही हो, ऐसे फोन पे बात होती है, तो मैं उसको बोलूंगी कि यार मुझे आने में 10-11 बजेंगे। 11 बजे वो घर के दरवाजे के पास बैठी रहेगी। पता नहीं हाँ, उसको मालूम है कि मैं घर उस टाइम पे आऊंगी और मैं दरवाजा खोलती हूँ और वो मेरे पास होती है। अगर अच्छा। मैं यहाँ पे भी आई हूँ आज और मैं ऑफिस भी जाती हूँ, वो मुझे परेशान नहीं करेगी। अगर मैं घर से बाहर निकल रही हूँ ऐसे इन जनरल ऐसे ही जा रही हूँ, कुछ सामान वगैरह लाने जा रही हूँ, जैसे 5 मिनट के बाद मुझे आना है घर पे, उस टाइम वो मुझे जाने नहीं देगी। मतलब वो मुझे ऐसे ऐसे दरवाजे के पास जाएगी कि मैं दरवाजा ओपन ही नहीं कर सकती। लेकिन अगर मुझे ऑफिस जाना है तब फिर वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, वो चुपचाप बैठी रहेगी, मुझे देखते रहेगी। तो पता नहीं इन डॉग्स के पास, पेट्स के पास कहाँ से ये ईश्वरीय देन है, बट ऐसा होता है। लेकिन सपोर्टिव है पूरी। हाँ, ठीक है। अगर हम ओल्ड मीडिया, जैसे अगर हम आज मीडिया देखते हैं, अगर हम ओल्ड मीडिया और न्यू मीडिया में डिफरेंस करें तो कहीं ना कहीं ये हम देख सकते हैं कि जैसे आपने भी बात करी थी कि अगर कोई ऑफिस में या अगर कोई न्यूज़ चैनल में जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनका खर्चा भी निकालना पड़ता है, राइट। ये वी ऑल नो दैट कि कहीं ना कहीं टीआरपी के लिए आप जो मेन मुद्दे पे बात करनी होती है वो मुद्दे पे बात नहीं होती है। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर 2 सिचुएशंस हैं यहाँ पर, एक तरफ ये न्यूज़, क्योंकि हम देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पे काफ़ी न्यूज़ आती है जो शायद दिखानी भी नहीं चाहिए, मतलब इसने क्या बोलते हैं, मैं अब क्या न्यूज़ का एग्जाम्पल हूँ मुझे याद भी नहीं है, लेकिन अगर एक तरफ मैं सिचुएशन लूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज यूक्रेन के दौरे पे जा रहे हैं या फिर किसी भी दौरे पे जा रहे हैं, वो इनसे मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ उसी टाइम पर खबर आती है कि मणिपुर में ये बर्निंग केस हो चुका है या काफी बहुत एक डिजास्टर हम मान के चले वो हुआ है। तो एक न्यूज चैनल उस समय क्या प्रेफर करेगा बताना? एक बर्निंग इंसिडेंट जो एक अहम टॉपिक है जो हर किसी को पता होना चाहिए वहां पे क्या क्या हुआ है, या तब भी वो ये दिखाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी किससे हाथ मिला रहे हैं, किससे मिल रहे हैं? यार देखो, सबसे पहली बात ये है कि लोगों का ना ये परसेप्शन बन गया है कि भाई जो न्यूज चैनल वाले हैं वो सारी खबर नहीं दिखाते, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ना 5W1H का कॉन्सेप्ट है, व्हाट, वेयर, हाउ। और दूसरी चीज ये कि न्यूज हमारे लिए एज अ नेशनल मीडिया, न्यूज वो है जो कि बहुत लोगों को इम्पैक्ट करे, ठीक है। न्यूज किसकी है वो इम्पोर्टेंट है, कौन व्यक्ति इन्वॉल्व है वो इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो प्रिया सिन्हा, अगर मैं न्यूज एंकर नहीं हूँ, प्रिया सिन्हा जाती है और रास्ते में गिर गई, इट्स नॉट अ न्यूज, ये कोई खबर नहीं है। प्रिया सिन्हा को कितने लोग जानते हैं अगर मैं एंकर में नहीं हूँ तो। लेकिन वही अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा नेता है, कोई भी मान लो कोई भी चेहरा है, वो गया और वो गिर गया, या फिर बॉलीवुड का कोई भी सेलिब्रिटी है, वो चलते चलते वो गिर गया। एक वीडियो भी आया था एक्ट्रेस का, वो चलते चलते गिर गई, वो खबर बन जाती है, वो खबर है। जिनको लोग जानते हैं वो खबर है, जो व्यक्ति इन्वॉल्व है वो खबर है। तो ये आपको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि मणिपुर की खबर इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं ये कह रही हूँ कि आप
अगर देश के प्रधानमंत्री हैं वो यूक्रेन दौरे पर जा रहे हैं, यूक्रेन में क्या सिचुएशन आपको मालूम है, आप ऐसा नहीं कि आप उस खबर को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दो, नहीं है ना, आपको वो खबर दिखानी होगी। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जो दूसरी वाली खबर, जो मणिपुर वाली आपने खबर कही, उस खबर को भी चैनल में मान ही नहीं सकते कि वो चैनल ऐसा होगा कि उसको ना दिखाए। वो चैनल वो दिखाता है। हो सके जब आपने खबर देखी हो, क्योंकि वो उस टाइम लाइव पिक्चर आ रही थी। अच्छा, ये भी आपको समझना होगा कि चैनल्स में क्या होता है, टीआरपी का ये दौर है, चैनल्स में क्या होता है, हमारे पास लाइव फुटेज आता है। अगर मान लो मुझे मालूम है कि मणिपुर की जो खबर है, मणिपुर में आज दिन भर ये चल रहा है, ठीक है, और एकदम से खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिले और वहां पे मुलाकात हुई, तो वो क्योंकि लाइव है, उसके उस वक्त की इम्पोर्टेंस है, तो आप उसको हिस्सा तो अपने बुलेटिन में तो दिखाओगे ना, आप टीवी पे तो दिखाओगे। तो ये कहना एकदम से गलत है कि यार दूसरी खबर को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो खबर इम्पोर्टेंस दी जाती है। उसके बाद ये कि चर्चा जो होती है, जो भी है वो एडिटोरियल कॉल है। अब देखो अलग अलग चैनल्स हैं, उनकी सबकी अलग अलग पॉलिसी है, मुझे नहीं लगता कि मुझे उस पर कमेंट करना चाहिए, लेकिन उनकी अलग अलग पॉलिसी वो उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। मैं जिस चैनल में हूँ, हमारे लिए सारी खबरें इम्पोर्टेंट है, हम सारी खबरों को इम्पोर्टेंट। बट जैसे आपने बात करी, आई एग्री विद योर पॉइंट, बट अगर हम इस क्वेश्चन को ही रिफ्रेम कर दें, जैसे मैंने आपको दो सिचुएशंस दी, अगर हम फर्स्ट सिचुएशन में ये रख दें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अर्नब गोस्वामी जी का चैनल देखें, तो कहीं ना कहीं उनके वो एक चैनल कहीं ना कहीं, जैसे हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे और मैं कैमरा के सामने भी ये बोल सकती हूँ दैट टॉप न्यूज़ चैनल्स कहीं ना कहीं कुछ बायस्ड होते हैं एंड दे हैव देयर ओन रीजंस, राइट। लेकिन अगर कोई फॉर एग्जांपल एक काफ़ी बीच में चल रहा है गोदी मीडिया टाइप, राइट, तो अगर कोई वो है न्यूज़ चैनल, तो वो क्या प्रेफर करेगा इन दोनों में चलाने का? ऑफ कोर्स वो फर्स्ट प्रेफर करेगा। तो दैट वाज माय पॉइंट कि अगर उस टाइम पर किसी न्यूज़ चैनल को ये चूज करना पड़े कि वो कौन सी न्यूज़ को प्रेफरेंस देगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं चलाएगा, दोनों चलाएगा, बट उस टाइम पे चलाने की बात है, प्रेफरेंस किसको देगा? मुझे लगता है यार एक चीज तो ये कि लोगों के मन में जो ये है ना गोदी मीडिया ये चल रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये इंटरनेट पे चल रहा है जी। बोल रही हूँ, मुझे याद है कि मैं एक बार मैं पटना ही जा रही थी, ट्रेन पे बैठी हुई थी और वो मेरा जो टिकट था वो कंफर्म नहीं हुआ, तो हार का ही मौका था छठ के टाइम पे, तो वहाँ पे सामने एक लड़की बैठी हुई थी, तो ऐसी बातचीत हुई, तो उसने बोला कि आप कौन से चैनल से हैं, तो मैंने उनको बताया, तो उसने बोला कि नहीं आजकल वो गोदी मीडिया भी चल रहा है ना, वो कौन सा चैनल है। मैंने बोला है, तो फिर ऐसा हमें भी सामना करना पड़ता है, कहीं पर भी आप जाते हो लोग बोलते हैं। पहली चीज तो ये कि यार आप देखो कि अगर आप किसी भी न्यूज चैनल को आप इसे जज कर रहे हो कि कोई गोदी मीडिया कोई ऐसा है, खबर ही तो दिखा रहा है वो, कोई खबर ना दिखाए। अगर मान लो किसी की सरकार है, कोई खबर इम्पोर्टेंट है, तो कोई खबर क्यों ना दिखाए। अच्छा आप ये तो कह देते हो आप कि चलो वो गोदी मीडिया है, लेकिन फिर आप ये भी तो देखो ना कि उसकी टीआरपी कितनी है, मतलब ऐसा तो नहीं कि उसको कोई नहीं देख रहा होगा, देखने वाले तो हैं। अगर लोगों को मान लो पसंद है, पहली बात तो ये कि लोग जो बोल देते हैं कि चलो ठीक है किसी कोई एक चैनल एक पर्टिकुलर पार्टी की खबरें दिखा रहा है, आप सोचो कि उसी पर्टिकुलर पार्टी को देश की ही जनता ने चुना है और उसी का प्रधानमंत्री बनाया है, वो देश की जनता को ने चुना है। अगर कोई चैनल है उसी पर्टिकुलर पार्टी की कोई खबर दिखा रहा है, वही देश की जनता है जो उस चैनल की टीआरपी को बढ़ा रही है, और उस चैनल को पता है कि भाई ये जनता हमें देख रही है, तो उसका टारगेट ऑडियंस तो वो है। अगर आपको नहीं पसंद तो चैनल चेंज कर लीजिए, किसने आपको रोका है? अगर मान लो आपको लगता है कि एक सर्टेन न्यूज चैनल है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लाइंड है, तो आप चेंज कर लो ना, आपके पास रिमोट है, आप चेंज क्यों नहीं करते? आप किसी चैनल को गाली देने से अच्छा आप दूसरा चैनल देख लो। लेकिन अगर आप नहीं देख रहे हो तो उस चैनल का कुछ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, क्योंकि वो टीआरपी में हाई है, उसे बाकी लोग तो देख रहे हैं ना। तो मतलब ये फर्क है। आप अगर मान लो आप ये कह रहे हो कि चलो एक व्यक्ति है, कोई ये आपको किसी चैनल को देख करके आपने वो बना लिया क्या ये चैनल तो बिल्कुल प्रो है, ये चैनल तो बिल्कुल अगेंस्ट है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो आप मत देखो, आप दूसरा चैनल देखो। लेकिन लोग तो देख रहे हैं ना, और जो दिखेगा वही बिकेगा। मतलब लोगों का पर्सपेक्टिव है, उन्होंने ये टर्म लगाई है। हाँ मतलब मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि आम लोग देखना चाहते हैं, इसीलिए। अगर मान लो आप जैसे कह रहे हो कि कोई ऐसा करता है, फिर भी अगर लोग उसको देख रहे तो मतलब लोग उसे पसंद कर रहे हैं ना। अगर लोग चाहते ही हैं, तो अगर नहीं चाहते तो नहीं देखते। लोग जब देख रहे हैं, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, पसंद कर रही है, टीआरपी है उसकी, तो इसी वजह से तो वो हिट है। अगर नहीं होती तो फिर वो, चलिए जैसे आपने ये बात कही, लेकिन अगर हम एक तरफ कंपेयर करें, एक न्यूज़ चैनल जो अभी अभी शुरू हुआ है उसके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके पास वो मीडिएटर ही नहीं है जहाँ से वो पैसे लेकर अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे दे सके, या फिर अपनी एक बड़ी फॉर्म जैसे हम फिल्म सिटी में देखते हैं वैसे खोल सके। और दूसरी तरफ एक चैनल है जिनके इतने फॉलोअर्स हैं और एकदम ग्रो होते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पीछे हार्डवर्क नहीं रहता है, बट ग्रो होते हैं।
आपने कहा कि अगर गोदी मीडिया हमने टर्म दी या ऑडियंस ने दी, और पहले से भी लोग उसे देख रहे थे, राइट, लेकिन पहले से लोग उसे देख रहे थे बिकॉज उसके फैन फॉलोइंग है, वो ट्रस्टेड है ओवर द ईयर्स। मेन मेरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, हाउ डू दीज न्यूज चैनल्स ऑपरेट? आई एम नॉट सेइंग कि वो बायस्ड हैं या खरीदे हुए हैं, बट हाउ डू दे ऑपरेट? मुझे लगता है कि मैं भी उस पोजीशन में हूँ नहीं, और कभी मैं वैसे लेकिन आप वहाँ काम कर रहे हैं, बट एक अगर मैं पर्सपेक्टिव, मैं मैनेजमेंट वाले उस फॉर्म में तो अभी हूँ नहीं, अच्छा, और मैं रही हूँ, तो मुझे लगता है कि उस पर कमेंट करना शायद, क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, ना मैंने कभी उसे जिया है। लेकिन एक चीज़ है कि यार बहुत चैलेंजिंग होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ईजी है। आप सोचो कि कोई एक चैनल है, उसमें सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं अलग अलग जगहों पर जो काम करते हैं। आप जब न्यूज चैनल चलाते हो ना, बड़ा आसान है कि आप देख करके यार जज कर लो कि यार ये चैनल तो कुछ भी खबर चला देता है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि एक चैनल से सैकड़ों लोग हैं जिनके घर का चूल्हा जलता है, जो चैनल का ओनर होगा उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मान लो वो सैलरी नहीं देता है, 1 महीने का सैलरी डिले हुआ, कितने लोग हैं यार जो रोड पे आ जाएंगे, जिनके पैसे नहीं होंगे। आप ये मत सोचो, देखो कोई भी चैनल है, आपको लगता है कि यार उसमें तो लाखों लोगों की सैलरी होगी, लेकिन आप सोचो कि लाख कमाने वाले कितने लोग हैं? 5% लोग। आप 1000 कमाने वाले हजारों में, मतलब मान लो 80-90 हजार, 70-50 हजार, ये कमाने वाले कितने होंगे? 20%, राइट। लेकिन उसमें वो भी तो फौज है जो कि 10-15 हजार रुपए कमा रही है। उसमें ये भी तो लोग हैं जिनकी सैलरी 20-22 हजार है। वो भी तो लोग हैं जो पटना से, मान लो बिहार से, ऐसे छोटे छोटे शहरों से जो आए हुए हैं, जो अपने घर वालों को कह करके आए कि नहीं मुझे नौकरी मिल गई पापा, आप टेंशन मत लीजिएगा, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। उनकी पूरी जिंदगी उसी 20-22 हजार रुपए से तो चल रही है। एक चैनल में जो मालिक चला रहा है उसको सबका देखना है, सबको पैसे देना है। इतना इजी लगता है क्या? लोग जज कर लेते हैं कि यार चैनल जो है वो कुछ भी दिखा देता है। लेकिन आप सोचिए कि चैनल चलाना इतना आसान नहीं है भाई, सबको सैलरी देना होता है। जब वो महीने के आखिरी डेट्स आते हैं ना, 30, 31, 1 तारीख, हर एम्प्लॉय की निगाह होती है कि फोन पे बैंक का मैसेज आ जाएगा, अब सैलरी आएगी। बहुत चैनल्स वाले ऐसे भी होते हैं जहाँ पर सैलरी लेट आती है थोड़ा। अब जो लेट आती है, सोचिए वो कैसे मैनेज कर रहे होंगे। तो बड़ा आसान नहीं है। मुझे लगता है कि मैं भी उस फॉर्म में हूँ नहीं, बट फिर भी ये चीज़ तो आप महसूस कर सकते हो कि प्रेशर ऊपर भी रहता है कि वो उन एम्प्लॉयज़ को सैलरी कैसे मिले। कितने ऐसे चैनल्स हैं आज के टाइम पे मीडिया में जॉब के लिए, अगर मैं बात करूँ, कितने चैनल्स हैं, लंबी लिस्ट है उन लोगों की जिनको निकाल दिया गया है। आप सोचो क्या कारण है? ये हार्ट ब्रेकिंग है कि लोग ऑफिस में आए हैं, पैसे नहीं है, अब वो क्या करें? अब बताओ कितना हार्ट ब्रेकिंग है। कोई अपने ऑफिस में आया है, घर पे अपनी वाइफ को बोल करके कि मैं आता हूँ, खाना वाना सब लेकर के गया, सिस्टम पे बैठा हुआ, एकदम से HR का फोन आया कि आपको कल से आने की जरूरत नहीं है। और ये बिल्कुल सच्चाई, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक के साथ ऐसा होता है। मतलब आप सोचो एज प्रेजेंट सैकड़ों लोगों के साथ ही हुआ होगा 1-1.5 साल में, जब आप आए और आपको बोल दिया गया कि कल से मत आना। होता है ये, हर न्यूज चैनल में होता है। हर न्यूज चैनल में कितना हार्ट ब्रेकिंग है ये। अलग अलग कारण हो सकते हैं, जो बड़े चैनल्स हैं, मैं छोटे चैनल्स की बात नहीं कर रही, बड़े चैनल्स में ऐसा होता है, फंड की कमी है। अब बताओ वो क्या करें, वो एम्प्लॉयज कहाँ जाए? तो प्रेशर तो रहता है। हालांकि अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको मिलते हैं मौके, लेकिन फिर भी उस वक्त तो मेंटली आप जो परेशान हो जाते हो, उसका क्या सोल्यूशन है? कुछ भी नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं, अब सोचो जिसने पूरा अपना जीवन एक तरीके से किसी चैनल को दे दिया, 20-22 साल से वो वहाँ पे काम कर रहा है, उसको एकदम से बोल दिया क्या कल से आने की जरूरत नहीं है। अब सोचो, इट इज हार्ट ब्रेकिंग। यस इट इज। अब वो क्या करेगा? किसी को EMI देनी है, किसी को अपने बच्चे को स्कूल में फीस भरना है, कोई क्या करेगा? किसी ने किसी से कर्ज लिया होगा, उसको दे रहा होगा, वो क्या करेगा? इंसान परेशानी होगा। तो इसीलिए मीडिया में आज के टाइम पे जो सिचुएशन है वो खराब भी है, बड़े बड़े चैनल्स के लिए खराब है। मतलब अगर पैसे नहीं है तो लोगों को सैलरी कैसे मिलेगी? लोगों को निकाल दिया जा रहा है। एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूँ, जो एम्प्लॉयज हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, डर बना रहता है कि यार अब क्या करें। तो ऐसे में जो छोटे चैनल्स हैं वो एक सहारा उनका बनते हैं, वहाँ पर वो जाते हैं। अब वो जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, कम से कम एक उम्मीद होती है कि चलो सैलरी आएगी, सैलरी टाइम पे आएगी। लेकिन जो वो लोग हैं जो कि रह जाते हैं, वो फिर दूसरा जर्नलिज्म छोड़कर किसी दूसरे फील्ड में जाते हैं। लेकिन ये तो सिचुएशन है और बहुत कॉमन है आज के टाइम में, मीडिया में बहुत ज्यादा है। जैसे हम बात कर रहे हैं द टॉप फर्म्स की,
राइट तो उसमें आता है एक टर्म सिक्योरिटी इन दिस मीडिया इंडस्ट्री, राइट। अगर हम बात करें एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की और एक टॉप न्यूज जो ग्राउंड रिपोर्ट करता है, राइट। अभी हाल ही में केस आया था मुकेश चंद्राकर जी का, आपने सुना होगा। मेरा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपसे, जैसे हम बात कर रहे थे, अगर मैं टर्म ऑडियंस का लूँ, गोदी मीडिया, जो भी डिफरेंट टर्म्स उन्होंने दिए हुए हैं, और कहीं ना कहीं हम खुद भी देखते हैं कि कोई एक न्यूज़ चैनल किसी पे बाइस्ड होता है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, राइट। तो अगर हम ये देखें कि अगर जो उन्होंने किया, उन्होंने एक्सपोज किया एक रोड स्कैम को, अगर वही स्कैम एक टॉप न्यूज़ के रिपोर्टर जाकर किसी कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर वो मोदी बेल्स हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं, थोड़ा उनके तरफ इंक्लाइंड हैं, तो अगर वो कांग्रेस पार्टी के लिए किसी और पार्टी के लिए कुछ ऐसा अपशब्द का इस्तेमाल करते या कुछ ऐसा रोड स्कैम एक्सपोज करते जो दूसरी पार्टी की तरफ से हुआ है या उनकी सिटी में हुआ है, तो क्या यही हाल एक टॉप न्यूज़ एंकर का भी होता या टॉप न्यूज़ रिपोर्टर का भी होता? पहली बात ये कि इसको टॉप न्यूज एंकर या फिर न्यूज़ चैनल का एंकर हम बोल सकते हैं। चैनल्स, ये देखो ये चीज समझनी होगी कि आपका कोई भी व्यक्ति है, मान लो मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है, इतने साल से मैं दिल्ली में फील्ड पे ठहरी हूँ, दिल्ली में रिपोर्टर्स भी हैं, दिल्ली में मैं एंकरिंग भी करती हूँ, नोएडा दिल्ली इस लिहाज से अगर देखें तो अगर मान लो मैं सपोज सहारनपुर ही जाती हूँ जी, तो हो सके सहारनपुर में लोग मुझे नहीं जानते, हो सके राइट, मैं वहां पर जा रही रिपोर्टिंग करने के लिए, मुझे सहारनपुर के परिवेश के बारे में नहीं मालूम, सहारनपुर क्या है, कैसा है, नहीं पता, वहां पर लोकेलिटी कैसी है, वहां पर लोगों की मेंटालिटी कैसी है, मैं नहीं जानती, तो मेरे लिए सहारनपुर बिल्कुल नया है, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कोई स्कैम हुआ या फिर नहीं हुआ। मैं रिसर्च करूंगी, जानने की मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मेरे को नहीं पता कि वो सिचुएशन क्या है, मुझे हिस्ट्री बैकग्राउंड कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ की हूँ ही नहीं। लेकिन अगर मान लो आप हो, क्योंकि आप वही की, आपको सब कुछ मालूम है कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपकी बात सुनी जाएगी या मेरी बात सुनी जाएगी? आपकी बात सुनी जाएगी क्योंकि आप वहाँ पर रहते हो। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम कोई भी चैनल हो, चैनल सिर्फ दिल्ली के या फिर टॉप रिपोर्टर से, टॉप एंकर से नहीं चलता। चैनल वैसे अनगिनत स्ट्रिंगर से, वैसे रिपोर्टर से चलता है जो कि फील्ड में मौजूद रहते हैं और जो फील्ड पर जिसकी पकड़ जो है वो बहुत मजबूत है। मुकेश चंद्राकर वो भी स्ट्रिंगर, वो भी रिपोर्टिंग, कोई भी चैनल में आप देख लो, वो भी तो काम करते थे ना। अब वो वहाँ के तो वो टॉप ही होंगे, वहाँ के जहाँ के जिस इलाके में वो रहे वहाँ पे वो सबको जानते हैं क्योंकि वहाँ आप बट ही वाज मैनेजिंग दैट चैनल ऑल अलोन। हाँ, वो आप वहाँ का पे आपका गढ़ है वहाँ, ठीक है, तो वहाँ के लिए आप इम्पोर्टेंट हो, वहाँ के लिए हो सके वहाँ के लोग मेरे लिए उतना ओपन नहीं होंगे जितना आपके लिए ओपन हो। मैं ऐसे कितने लोगों को जानती हूँ, बस्तर वॉइस, ऐसे कितने सारे लोग हैं, मतलब आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए या फिर कहीं की भी, सब इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म सबने शुरू करा है, तो वो अपने इलाके के और उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो वही है। अगर मान लो मैं आवाज उठाती हूँ तो शायद मेरी आवाज उतनी नहीं पहुंचे जितनी उनकी पहुंचे क्योंकि वो वहाँ के हैं। और सपोज एक चीज और, अगर मान लो मैं दिल्ली में यहाँ पर बैठी हूँ या फिर कोई भी है, अगर यहाँ पर केरला में या फिर दक्षिण भारत में कहीं अगर मान लो मैं एंकर हूँ और मेरे पास एक खबर आई कि दक्षिण भारत में एक पुल बह गया है, ठीक है, वहाँ पर इतने लोग प्रभावित हुए, अगर वो बहुत ज़्यादा ये नहीं है, बहुत बड़े स्तर का नहीं है, वो बहुत एक नॉर्मल सी खबर है कि वहाँ पर एक पुल टूट गया है और उस पुल के टूटने से लोगों को दिक्कत हो रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, मैं ये अगर खबर बता रही हूँ, तो क्या दिल्ली में रहने वाला जो व्यक्ति है क्या उसके लिए वो खबर इम्पोर्टेंट होगी? क्या नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको, हम जब चैनल में बैठते हैं तो हमारे लिए सारी खबरों को हम देखते हैं कि कौन सी खबर है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस की है, कौन सी ऐसी खबर है जिसको लेकर के अगर मान लो मैं कोई पॉलिटिकल खबर बता रही हूँ तो मुझे मालूम है कि उसका इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ेगा, लेकिन अगर मैं किसी सर्टेन इलाके की खबर बता रही हूँ तो हो सके उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपको उस अकॉर्डिंग उसको चूज भी करना पड़ता है कि वहाँ पर। आई एम एग्रीइंग टू योर पॉइंट, बट अगर वही खबर, वही रोड स्कैम कोई रिपोर्टर जो एक न्यूज चैनल से एसोसिएटेड है, अगर वो कवर करता तो क्या होता? क्या यही सेम सिचुएशन रहती? हो सकता रहती, बिल्कुल रहती। एंड ऐसा नहीं है कि यार कोई एक ऐसा शख्स था, मतलब does the news channel take accountability of that particular person who is exposing that road scam or particular dispute in any city or in any particular area if we see? I believe it depends. बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं जो कि लेते हैं, मतलब क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, लेते हैं
अगर कोई भी अगर मान लो वहां पर किसी भी चैनल के रिपोर्टर के साथ ऐसा होता तो वो लेते अकाउंटेबिलिटी, ऐसा नहीं है, और वो फिर आवाज भी उठाते, क्योंकि आप मीडिया को इतना गाली दे दो, इतना ये बोल दो कि इतना बुरा है, ऐसा नहीं है यार। तो यही है कि आप उसको बस इस तरीके से सीमित मत रखो कि उसके साथ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उसका एक अपना चैनल था या फिर वो किसी बड़े चैनल से एसोसिएटेड नहीं था। कोई भी होता, किसी भी बड़े चैनल का रिपोर्टर होता, कोई भी होता, अगर क्राइम होना है तो वहां पर वो व्यक्ति ऐसा ही करता। तो इसको मुझे लगता है कि इसको इस एंगल से देखना ही नहीं चाहिए। मुकेश चंद्राकर का जाना ये हम सबके लिए बहुत बहुत दुखद है, और बहुत मुझे लगता है कि जो भी दोषी है उस पर वहां पर कार्रवाई तो जरूर हो रही है, गिरफ्तारी भी हुई है, सरकार की तरफ से भी वहां पर मदद की बात कही गई है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि ये एंगल देना ही नहीं चाहिए कि छोटे चैनल का या फिर बड़े चैनल का, क्योंकि जब आप फील्ड में रहते हो, आप अगर वहां के लोकल हो तो आपका वहां पर ओहदा वैसे ही होगा जैसे किसी बड़े चैनल के रिपोर्टर का है, क्योंकि आपने सालों दिया, आपको लोग वहां पर जानते हैं, तो आप इजीली अपनी बात कह सकते हो। आप पुलिस में आप लोगों को जानते हो, आप कार्रवाई करवा सकते हो। अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ तो हो सके कि किसी भी छोटे शहर में मेरी पहुंच वैसी ना हो, लेकिन वहां का अगर कोई स्थानीय व्यक्ति है, स्थानीय कोई रिपोर्टर है, उसकी पहुंच वहां पर वैसी होगी। कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लो हमें हमारे मतलब इतने दोस्त होते हैं, कोई साथी होते हैं, कोई कहीं पर फंस गया, किसी को कोई मदद चाहिए, मान लो किसी की गाड़ी बंद हो गई, तो हम भी स्टिंगर्स को फोन करते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे बैठे हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी स्टिंगर्स को, रिपोर्टर्स को फोन करके कहते हैं कि भाई प्लीज हेल्प कर दो, तो रिपोर्टर्स स्टिंगर्स हेल्प करते हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि छोटे चैनल का या फिर बड़े चैनल का अपना या फिर कुछ भी, आपका रुतबा वहां पर वैसा ही होता है क्योंकि वहां पर आपकी पैठ है, लोग आपको जानते हैं इसीलिए। अगर हम जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं जैसे, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म? कभी ऐसा हुआ है कि कोई न्यूज आपको बोली गई हो कवर करने, लेकिन आपके वो एथिक्स के अगेंस्ट हो? बिकॉज कई बार ये न्यूज एंकर्स के साथ रहती है चीज। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म अकॉर्डिंग टू यू? सेकेंडली, हैव यू एवर वॉकड ऑफ द पर्टिकुलर शूट सीन इफ द पर्टिकुलर रिपोर्टिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म? टचवुड मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ, मतलब You have never walked off? नो नेवर। और मैं बहुत खुद को लकी मानती हूँ कि मैंने जितने भी चैनल्स के साथ काम किया है, जितने भी संस्थानों के साथ काम किया है, कभी भी मुझ पर कभी किसी ने ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि प्रिया तुम्हें ये करना ही है या फिर ये नहीं करना है, या फिर कभी भी ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि प्रिया इस खबर को तुमने ऐसे क्यों पढ़ दिया। हमारा मतलब मैं जितने भी चैनल्स में रही हूँ, आई डोंट नो, मतलब होता होगा कहीं पर, या फिर क्योंकि मैंने कभी वो फील नहीं किया। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने मुझे आकर के बोला हो कि प्रिया तुम्हें यही शब्द बोलना है या फिर यही कुछ कह रहा है, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा मतलब लोग ना बहुत ऐसा सोच लेते हैं कि एंकर्स जो है वो फील्ड पर अगर है तो वो कुछ भी उनसे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, ये करवाया जा रहा है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब मैं खुद को लकी मानूं या फिर जिसमें कंपनी में, मैंने जिस भी कंपनी में काम किया है, सारी कंपनीज में सब बहुत अच्छे लोग मुझे मिले और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया है। तो किसी ने मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कुछ ऐसा हो जो कि गलत हो, आपको उसको कोई गलत चीज को आपको सही ठहराना है, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। कुछ गलत है तो उसको खोल करके गलत बोलो। किसी ने अगर मान लो किसी को गाली दी या वो गलत है तो आप उससे सवाल पूछो, आप उससे पूछो कि गाली क्यों दी, आप उसको उसकी निंदा करो कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो आप उस पर आवाज उठाओ। और कुछ सही है तो फिर किसी से डरो मत, उस पर पूछो, उसको बोलो कि हाँ ये सही है। तो ये मतलब मैं इस बारे में बड़ी लकी रही हूँ। और दूसरी चीज मुझे ये लगता है कि अगर आप जो आपने एथिक्स की बात की, तो खबर जैसी है वो बताना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने तरफ से कुछ भी उसमें मत लगाओ। लैक करता है आज के मीडिया में ये चीज, क्वालिटी बहुत हद तक, बहुत बार मैंने करता है। हाँ, कि बहुत बार की मतलब लोग अपने मन से, जैसे अगर मान लो पर्सनल व्यूज लोग अपना उसमें जोड़ देते हैं। बहुत बार, अब बहुत नॉर्मल, आप भी फील किया होगा, किसी भी चैनल को अगर आप देखेंगे आपको लगेगा कि शायद वो जो व्यक्ति है, आपको महसूस होगा कि वो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ एक ब्लाइंड है ज्यादा, आपको ऐसा जैसे भी बात हुई हमारी। हाँ, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन जो एथिक्स है वो यही है कि आप अपनी राय मत रखो, आप जो खबर है उससे पूरी तरीके से 100% उस खबर के साथ, वो कहते हैं ना, जस्टिस करो। जो भी खबर है, जो भी आ रही है, अगर मान लो मेरे पास एक खबर आई कि किसी मंत्री ने तू तड़ाक करके किसी से बात कर दी, तुम ताम कर दी, तो वो गलत है,
और मंत्री का जो वीडियो है, मंत्री ने जो बोला है वो बात आप दिखा रहे हो, उसको वही दिखाओ। वो गलत है तो उसको गलत बोलो, अधिकारी को किसने मार दिया तो उसको बोलो कि हाँ ये गलत है। लेकिन अगर मान लो सही चीज को अगर आप गलत बोलोगे तो जनता बेवकूफ नहीं, उसके समझेगी वो, उसके पास रिमोट है, वो चेंज कर लेगी। जैसे आपने बात, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग तो इतनी भर के गालियां देते हैं, वो तो खुद ही वीडियो बना लेते हैं, न्यूज चैनल पे बाद में आती है, पहले लोग वीडियो बना के डालते हैं। जैसे आपने बात करी फ्रीडम की कि कभी ऐसा रोका नहीं है आपको, तो काफी बार मतलब मैंने भी जितना सुना है नोन से, तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि मीडिया इंडस्ट्री में फ्रीडम की कमी रहती है, काफी लोगों का ये माइंडसेट है। लेकिन जैसा आज आपने क्लियर करा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि फ्रीडम रहता है जिन चैनल्स में आपने वर्क किया है उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, राइट। एंड सेकंड जो आपने बात करी कि कोई भी न्यूज को आपको दिल पे नहीं लगाना है, राइट। जैसा न्यूज है आप उसको वैसा पेश करें, राइट, अपने व्यूज ना ऐड करें। वैसे जब जैसे हमने मुकेश चंद्राकर जी का केस अभी डिस्कस किया, तो उसी के द्वारा मतलब जब हो गए कुछ दिन उस न्यूज को, तो जब मेरी बात हो रही थी एक वन ऑफ माय फ्रेंड से, तो वही बात थी कि मतलब आप मान सकते कि उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी कि अगर आप भी कभी किसी न्यूज को कवर करेंगी आगे जाके, तो कभी कोई न्यूज खुद पे लेके मत बोलना। मतलब अगर आप किसी रोड स्कैम को आपने एक्सपोज किया फॉर एग्जांपल, तो आप खुद जाके कैमरा के सामने उस रोड स्कैम के बारे में ना बोलें, लेकिन लोगों से पूछताछ करें कि ये यहाँ पे हो रहा है, इसका क्या कारण है। नहीं, इसमें मतलब सच है, मतलब जो मैं बोल रही हूँ गलत हो सकता है, पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए, मतलब राइट, वही मैंने बात कही। हाँ, मान लो मेरी किसी से बनती नहीं है, हाँ, मगर मान लो मेरी मतलब एक एग्जांपल के तौर पर अगर आप इसको समझो कि एक बिल्डिंग है, वहां पे कोई ओनर है, मेरी जिस उस ओनर से मेरी लड़ाई हो गई, अच्छा, ठीक है, और अगले दिन मैं जाकर के वहां पे खड़ी हो गई और मैं उन्हें बोला यार ये जो ओनर है इसने पूरी बिल्डिंग खराब बनाई है, ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, वहां पे इतने लोग रहते हैं, मैं बोले जा रही हूँ, मैं माइक पे, क्योंकि मेरे पास माइक है, हाँ, तो मैंने कुछ भी बोल दिया कि बिल्डिंग बेधड़क, हाँ, क्योंकि मेरा उससे क्लैश है। अच्छा, तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब अपना पर्सनल एजेंडा, मतलब पर्सनल ग्रजेस दैट इज द सेम पॉइंट जो मतलब मुझे उन्होंने एडवाइस दी थी, और कहीं ना कहीं मतलब मेरा काउंटर ये था कि यार क्यों, मैं तो मतलब अगर मैं अपनी फ्रीडम से कोई चीज कर रही हूँ कवर, तो कहीं ना कहीं वो फ्रीडम अगर है ही नहीं, मैं दिमाग में बात रखूंगी कि नहीं मुझे कवर नहीं करनी है, मैं लोगों से पूछूंगी, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फ्रीडम आ जाता है। और मुझे कहीं ना कहीं मैं मानती हूं, अगर मैं वैसा बिलीव करती हूं तो काफी ऐसे लोग होंगे जो ये बिलीव करते होंगे कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, बट इट इज अ पार्ट, यू कैन से जर्नलिज्म इज नॉट अबाउट रेजिंग योर इश्यूज। जर्नलिज्म इज नॉट, डू यू थिंक इट इज करेक्ट? यस, मतलब ये आपके मुद्दे उठाने के लिए जर्नलिज्म नहीं है, लोगों के मुद्दे उठाने के लिए, पीपल्स इशू, लोगों की क्या दिक्कतें हैं वो उठाने के लिए। मतलब ये होता ना कि आप उन लोगों की आवाज बनो जो कि अपनी आवाज नहीं बन सकते। That is your take on this? Yes, आप अपनी बात क्यों यहाँ पे कर रहे हो? अगर आपको अपनी बात करनी है तो आप अपना ब्लॉग बनाओ ना। आजकल तो इंस्टाग्राम पे अपना ब्लॉग लोग बनाते हैं, राइट, सोशल मीडिया पर किसी प्लेटफॉर्म पर, तो लोग आपको देखेंगे। लेकिन जब आप जर्नलिज्म में हो, जब आपके हाथ में माइक है, तो वहां पर आपको उन लोगों की आवाज बनना है जिनकी आवाज कोई नहीं है। दिस इज इम्पोर्टेंट। दैट इज, मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि हर के अपने अपने टेक्स हैं टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। एज अ फीमेल न्यूज एंकर, राइट, अगर हम देखें तो फॉर फीमेल्स अभी काफी हद तक सही हो गया है, लेकिन काफी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं या काफी सारी ऐसी फील्ड्स हैं, प्रोफेशंस हैं जहां पे फीमेल्स के लिए डिफिकल्ट रहता है एंट्री करना या सस्टेन करना इन कंपैरिजन टू द मेल, you can say the male anchors or the male colleagues, right? उसी के बीच में what do you think that how much financial independence is important for women empowerment? I'm giving you an example. ये कहीं ना कहीं एक चैनल पर आया था, I'm not sure about the data, but it is said that 62% of women at this point of time does not have a bank account or does not know how to manage their own expenses or their own bank account. So first question is this, that how much financial independence is important for women empowerment, and what does women empowerment means in your words? It is very
मच इम्पोर्टेंट। पता है, जब तक आपके पास आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे तब तक आप अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। मतलब वो जरूरी है। हाँ बिल्कुल। मतलब इवन मैं जिस परिवेश में, मैं जिस घर में पली बड़ी हूँ, मेरी मम्मी का तो पहले से ही क्लियर है कि तुम्हें कभी भी नौकरी नहीं छोड़नी। भले ही तुम्हारा हस्बैंड जैसा भी हो, जितना भी कमाता हो, नौकरी नहीं छोड़ना तुम। और मैं कितने लोगों को जानती हूँ जो कि बहुत मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली से है, सब कुछ है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका खुद का है। और मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कुछ भी मत करो, आपके सपने अपने, आपको कुछ भी जाना, आप सोचो कितना खराब लगेगा। मतलब एक टाइम के बाद जब आपने आपकी उम्र हो गई 25-30 साल, जब माता पिता ने आपको इतने पैसे आपकी पढ़ाई पर वो खर्च कर दिए, हाँ। फिर भी आप उस टाइम पे जाकर के आपको कुछ खरीदना है तो आप अपने घर वालों से हाथ फैला रहे हो कि पापा मुझे इतने पैसे चाहिए। चलो ठीक है, माँ बाप है, वो पैसे देंगे और मुझे लगता है कि मना भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे अगर वो अच्छी चीज के लिए कोई डिमांड कर रहा हो तो। लेकिन शादी के बाद अगर मान लो आपका हस्बैंड है, आपने उससे शादी की, अब कभी उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, कभी भी आ सकते हैं। जब अगर मान लो ईश्वर ना करे, लेकिन अगर मान लो कि आपका जो पति है, आपका जो पार्टनर है, उसके पास पैसे नहीं, कुछ भी हो सकता है, शायद उसकी सैलरी टाइम पर ना है, या फिर हो सके कि ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से उसमें पैसे नहीं है, और आपको अपने बच्चे को देखना है, तो आप क्या करोगे? तब दिक्कत आएगी। क्या फोन करके मांगोगे कि पापा मुझे पैसे दे दो? क्या आप अपने दोस्तों से मांगोगे? नहीं मांगा जाता। तो फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज की सिचुएशन में जितनी भी यंग लड़कियां हैं, जो भी हैं, कुछ भी करो, अपना कमाया हुआ 10,000, अपना कमाया हुआ 5,000 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कम से कम किसी भी चीज के लिए आप दूसरों से हाथ मत फैलाओ कि मुझे ये पैसा चाहिए। कोई भी हो, आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, आपका बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, प्लीज उनसे पैसे मत मांगो। मतलब अगर आप पैसे आप मांगते हो ना कि मुझे ये पैसे चाहिए, मतलब चलो प्यार मोहब्बत में आपको किसी ने पैसे दे दिए कि चलो ठीक है, लेकिन ये कब तक चलेगा? आप कितने सारे लोग, ब्रेकअप हो गया, आपने अब सामने वाले ने किसी और को बोला, यार उसने तो मुझसे इतने पैसे लिए, इतने पैसे खर्च करवाया, आजकल तो लड़के बड़ा आपस में जब बात करते तो यार वो आई और उसने तो इतने पैसे ले लिए। तो आप सोचो, क्लेम लगा देते हैं। तो आप सोचो कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या आपको ये पसंद होगा कि कोई आपके बारे में ये सब बातें करे? तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, और लड़कियों के लिए तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब क्योंकि आप सपने देखते हो ना, आप चाहते हो कि भाई मेरे पास मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूं, या वो भी छोड़ दो, आप सोचते हो कि आपके घर में बच्चा है छोटा, आप सोचते हो कि उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो आप सपनों को कैसे पूरा करोगे? राइट। तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये कि आपने वो वुमेन एम्पावरमेंट अकॉर्डिंग टू यू, हाँ, तो मुझे लगता है कि जितना भी आप खुद की सुनो, आप खुद का करो। मतलब आप, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि डिपेंड होते हैं किसी और पे, अपने फैमिली पे, अपने पार्टनर पर, कि वो जो फैसला लेंगे मैं वही करूंगी। लेकिन आप खुद भी सोचो कि क्या वो सही है? हो सके वो सिचुएशन में ना हो जिस सिचुएशन में आप हो, वो नहीं समझे जो आप चाहते हो, तो आप उनको एटलीस्ट बताओ कि नहीं मुझे ये करना है और ये इसका इम्पैक्ट ये होगा, मैं जानती हूँ कि इसके रिपरकशंस क्या है। तो जो आपके अपने हैं वो आपको कभी जज नहीं करेंगे, और जो आपके अपने हैं वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो जो करना है वो करो, बेधड़क करो, और कभी हार जाओ, कभी ऐसा लगे कि यार ये तो नहीं हो रहा, मैं हार गई हूँ, तो ये अच्छी बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि हारना गलत बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बोलते हैं कि यार जिंदगी में फेलियर बहुत ज्यादा आए, मैं बहुत बार हारा, लेकिन जो हारने के बाद जीत में जो मजा है ना, वो नहीं है। तो सीख जो मिलती है ना, कि हारना बहुत जरूरी है। अगर आप हारेंगे नहीं जिंदगी में तो जीतने का मजा नहीं आएगा। और फिर ये भी है कि आपकी जब जीत तभी होगी, वैसे लोगों को अपने आसपास रखो जो लोग आपके सक्सेसफुल होने पर, जो लोग आपके अचीवमेंट पर ताली सिर्फ ना बजाए, वो सिर्फ ये ना बोले कि वाह यार क्या कर दिया। वैसे लोगों को अपने साथ रखो जो कि आपके अचीवमेंट के बाद जब वो आंसू आते ना आपके आंखों में कि इतने स्ट्रगल के बाद मैंने ये हासिल किया है, उस व्यक्ति को आपके हर आंसू की कीमत मालूम हो, उस व्यक्ति को देखा हो सब कुछ, कि वो व्यक्ति भी महसूस करे कि यार ये आंसू क्यों है मैं जानता हूँ। और वो व्यक्ति संघर्षों में जिसने आपके आंसू पोंछे हो, वैसे लोगों के साथ रखें। तो आजकल लोगों को लगता है कि यार बड़े 10-15 दोस्त हो जाएंगे मेरे
तो वो सोसाइटी में मेरा एक रौला बन जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आपके करीब बहुत कुछ लोग रहे, एक दो लोग रहे, लेकिन वो आपके अपने रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भले ही आपके पास 10 लोग हों जिनको पता ही नहीं है कि आपके स्ट्रगल कैसे रहे, जो लोग बस ये सोचे कि यार वो तो बड़ा लकी है, उसने ये हासिल कर लिया, लेकिन वो लोग जो कि वाकई में एक दो हैं जिनको मालूम है कि उस व्यक्ति ने कितना स्ट्रगल किया है, वो अगर आपके पास है तो आप लकी हैं। जो आपके इमोशंस को समझे। एंड पर्टिकुलरली अकॉर्डिंग टू मी आल्सो वुमेन एम्पावरमेंट, जितना मैं समझ पाई हूँ ओवर द इयर्स, मैच्योरिटी तो भी नहीं है इतनी बिकॉज आई मतलब इतनी मैं ओल्ड नहीं हूँ, बट जितना समझ में आया कि फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दैट इज द सुप्रीम यू कैन से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ फॉर विमेन मतलब अगर आप कोई भी जेंडर देखें, फॉर एवरीवन, राइट, बट पर्टिकुलरली एंड स्पेसिफिकली फॉर विमेन। एंड सेकंड, जितना मैं देख पाई हूँ, पेरेंट्स के अलावा देयर इज नो वन जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट। एंड मतलब पूरी जो बातचीत रही है हमारी, हम बिल्कुल अब अंत पर आ चुके हैं इस बातचीत के। एक एडवाइस जो आप फ्रेशर्स को देना चाहेंगे जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या फिर आ चुके हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? पीछे मत हटो, बस करते जाओ काम, बस करते जाओ, कभी काम से मना मत करो, जो दिल करता है वो करो, जबरदस्ती मत करो, क्योंकि जब आप जबरदस्ती करते हो ना तो आप कुछ चीजें अचीव नहीं कर पाते। जिंदगी का मजा लो, ये पूरा प्रोसेस है। मतलब आप इस फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आपकी जो जर्नी है ना वो उसको बहुत रिमार्केबल बनाओ, उसको बहुत इम्पोर्टेंट बनाओ। वो जर्नी ऐसी हो जिसको आप जब दूसरों के सामने बताओ तो वो भी फील करे कि यार आपने इतना कुछ देखा है क्या। मतलब आप ऐसा कुछ करो कि आपको लगे कि भाई मैं तो जी करके आया हूँ। तो बस वो याद रखना, और कभी भी डरना मत किसी से। अगर तुम सही हो तो भले ही तुम्हारे सामने कोई भी आ जाए, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, और तुम्हें कुछ भी सुनाए, अपने स्टैंड से कभी मत हटना। तुम इंटर्न हो, तुम जो भी हो, अगर कोई तुम्हें कुछ कह रहा है और तुमको मालूम है कि तुम गलत नहीं हो, अपनी बात जरूर रखना, क्योंकि बात रखने से ही बात बनती है। अगर मान लो किसी और की गलती का आपने खुद पे सहरा ले लिया कि हाँ मैंने गलत किया है, तो जिंदगी भर आप ऐसे ही रह जाओगे। राइट। अपने लिए बोलना शुरू करो, सीखना शुरू करो, काम करना शुरू करो, जो दिल आए वो करो, बस काम करो। ऐसा नहीं है कि आप इस फील्ड में या फिर किसी फील्ड में हो तो बस सब कुछ छोड़ दिया है, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, जिंदगी भर आप ऐसे ऑफिस के चक्कर ही लगा रहे हो। ये सब मत करो, क्योंकि आपकी उम्र है, ये दोबारा नहीं आएगी। जिंदगी जियो, और एक दिन ऐसा हो कि आप जब बैठो, कॉफी पी रहे हो, घर पे चाय पी रहे हो, तो अपने दिनों को याद करके खुश महसूस करो, खुद पर गर्व महसूस करो कि यार जिंदगी तो जी है मैंने। You should know that you deserve it, and you have worked hard for it. बिल्कुल। At the end, just one question, and we are about to end this podcast here. I don't want to end it, but we have to end it because काफी लंबी बात हो गई है। What's next for Miss Priya Sinha? अभी तो मैं एंकरिंग ही कर रही हूँ, मुझे लगता है कि जब तक मेरा मन इससे भरेगा नहीं, मैं यही करते जाऊंगी। मुझे आज भी खुद को टीवी पे देखना बहुत पसंद है, मैं अपनी सबसे ज्यादा फेवरेट हूँ। और वो कहते हैं ना मैं अपनी फेवरेट हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल फेवरेट हूँ खुद की। मतलब जितने लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि प्रिया के लिए सिर्फ प्रिया इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं एंकर प्रिया सिन्हा, मैं पसंद हूँ, तो मैं इसी में जीना चाहती हूँ अभी फिलहाल। आई डोंट नो, अब जिंदगी का भी भरोसा नहीं होता यार, कल का भी भरोसा नहीं। तो मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ कि मैं बहुत फ्यूचर बिल्कुल सेट करके बैठूं। मुझे लगता है कि ऊपर वाला मुझे जब जो देता है, मैं बहुत ज्यादा भगवान पे यकीन करती हूँ, बहुत ज्यादा। और मुझे लगता है कि अच्छा बुरा ऊपर वाले ने मुझे जो भी दिया, मैं बहुत खुश हूँ उससे। तो आगे भी ईश्वर मुझे अच्छा ही देगा। अभी फिलहाल मैं अपने सपने को जी रही हूँ। टीवी में मुझे आना था, हालांकि जब ये सपना देख रही थी कि हाँ मुझे टीवी पे आना है, तब मैंने ये सोचा नहीं था कि इस जिम्मेदारी के साथ आऊंगी। लेकिन अब जब भी मैं यहाँ पर पहुंच गई हूँ, तो मुझे लगता है कि बस मैं उस सपने को जी रही हूँ, और लोगों की आवाज बनने से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल तो मैं यही कर रही हूँ। बहुत खूब। Thank you so much for giving your time for coming to this podcast as our guest. And हम उम्मीद करते हैं कि जो questions एक कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, या कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग पूछना चाहते होंगे मैम से, वो शायद मैंने उसको जस्टिस दी है आज इस पॉडकास्ट के जरिए, इस पॉडकास्ट के माध्यम से। एंड
वी फील प्रिविलेज टू हैव यू एज अ थैंक यू गेस्ट। सो मच। एक बार आप कैमरा में देखकर ये बोल दीजिए दैट दिस इज, जैसे आप रिपोर्टिंग के स्टाइल में बोलते हैं, दैट दिस इज प्रिया सिन्हा साइनिंग आउट, ऐसा कुछ आप बोल दीजिए अपने अंदाज में। क्योंकि आपने बिहारी वाला जिक्र किया था ना। हाँ, जो आप चाहें। तो हमारे पॉडकास्ट बहुत अच्छा हुआ है भैया लोग, तो आपको अगर देखना है तो जरूर जाकर के देखिएगा। गुंजन जी बहुत अच्छा सवाल हमसे पूछी, एकदम तड़का भड़का वाला सवाल पूछी है। कहिए तो हमको घबरा भी गए हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, काहे कि हम तो जानते हैं ना, तो बिहार के आवाज हम बनते रहते हैं, तो ऐसे ही हमको बहुत मजा आया। आप भी देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। गुंजन जी बहुत अच्छी है, सुंदर दिखती भी हैं, अब बोलती भी अच्छा हुआ, सवालों अच्छा पूछती हैं, तो हमको बहुत मजा आया। बहुत धन्यवाद आपका हमको बुलाने के लिए, और प्रणाम सबको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, एंड वी होप कि आपको ये पॉडकास्ट काफी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड इस पॉडकास्ट के जरिए हमने काफी ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करी, चाहे वो टीआरपी से रिलेटेड हो मीडिया इंडस्ट्री में, चाहे वो ये बात हो कि व्हाट इट टेक्स टू बी to step in the world of media industry, and a lot more questions related to journalism. And we hope कि जो लोग मास कम्युनिकेशन को परस्यू कर रहे हैं, या जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंटरैक्टिव लगा होगा। एंड आगे के पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। दिस इज मी गुंजन भंडारी साइनिंग ऑफ, एंड दिस इज विचार विमर्श साइनिंग आउट अंटिल द नेक्स्ट आवर अमेजिंग एंड आवर अपकमिंग पॉडकास्ट। धन्यवाद। मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा, बोलाएगा टाइम नहीं मेरा, अब टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं तेरा, मैं भाई नहीं तेरा, आई कॉट अ वेव मैं हाई नहीं कह रहा, बोलाएगा टाइम नहीं मेरा, अब मांग रहे टाइम में रिप्लाई नहीं तेरा। जब पूछे कौन है बेस्ट, इट्स मी आई गेस, जब पूछे ऑफ क्यू स्ट्रेस, इट्स मी आई गेस, जब पूछे कौन है बेस्ट, इट्स मी आई गेस, जब पूछे ऑफ क्यू स्ट्रेस, इट्स मी आई गेस।